हाय, हेलो एवरीवन। कैसे हो सबके सब। आज रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। रिकर्जन से काफी सारे लोगों को दिक्कत होती थी, तो आज वो सारी दिक्कतें हटने वाली है। हाय आरगा, हाय रियाजुद्दीन, कैसे हो सबके सब। बढ़िया, मजे में। जून, आज दिल्ली में बारिश हुई यार। मौसम थोड़ा अच्छा हुआ। हाय अर्पण, हाय अनूप, हाय एवरीवन। तो रिकर्जन बैक ट्रैकिंग करने के लिए रेडी? रिकर्जन बैक ट्रैकिंग करने के लिए रेडी? नमस्ते नमस्ते। हाय स्नेहल, यस। ऑलराइट। हैदराबाद में बारिश यार, उस साइड का साउथ का मौसम काफी अच्छा है। मतलब बैंगलोर का मैं देख रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बैंगलोर में, तो मस्त मजे कर रहे हैं वो लोग। बैंगलोर में रोज बारिश हो रही है। हाँ वही, डेली थोड़ी 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 बारिश हो ही जा रही है वहाँ पे। अच्छा मौसम हो रखा है। दिल्ली में गर्मी हो रखी थी काफी दिनों से, बहुत तगड़ी गर्मी। आज बारिश हुई तो थोड़ा राहत की सांसें मिली। हम दिल्ली में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। तो रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, सबसे पहली बात तो डरना नहीं है इस क्लास से, ठीक है। इस रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग से पता नहीं क्या नाम सुन के लोगों को डर लगता है। एक्चुअली मैं रिलेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद है शुरुआत में मैं भी क्या करता था, रिकर्जन क्वेश्चन तो बनते नहीं थे, ठीक है। हो सकता है कि इजी इजी बन जाते थे, लेकिन फिर मीडियम लेवल क्वेश्चन मूव करते थे तो वो नहीं बनते थे। एंड देन इनके अलावा इसके अंदर और भी मल्टीपल दिक्कतें होती हैं कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कई बार नहीं निकाल पा रहे, तो मल्टीपल छोटे मोटे यहाँ पे दिक्कतें आती रहती है। लेकिन अब टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के ऊपर हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं। आई थिंक 3 क्लासेस तो हैं ही। और आज हम इसके बेसिक्स पढ़ लेंगे। कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे मैंने रिकर्जन को समझा था, वो समझेंगे। और उसके बाद आने वाली क्लासेस के अंदर थोड़े मीडियम लेवल क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, जो कंपनीज वगैरह के अंदर पूछे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ओवरऑल काफी सारी चीजें देख चुके होंगे, जिससे कि रिकर्जन हमारी बढ़िया तरीके से सॉलिड हो जाए। इसके बाद यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगा रिकर्जन। रिकर्जन हमने चलो समझ लिया, बेसिक फंडा समझ लिया, टेक्निक समझ लिया, अच्छे लेवल क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन रिकर्जन की क्लास खत्म होने के बाद रिकर्जन वहां पर खत्म नहीं हो जाएगा। रिकर्जन अभी हम और भी करते रहेंगे। जब हम आगे अगले डेटा स्ट्रक्चर अगले एल्गोरिथम से मूव करेंगे, वहां भी रिकर्जन कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। जैसे हमारा एरेज की क्लास खत्म हो गई, लेकिन एरेज खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। एरेज यहाँ भी यूज होगा, एरेज आगे भी यूज होते रहेंगे, तो एरेज पूरे टाइम यूज होते रहेंगे। सिमिलरली रिकर्जन भी पूरे टाइम कहीं ना कहीं यूज होता ही रहेगा। आज हम इसके लेकिन बेसिक समझ लेते हैं, और इन क्लासेस में इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे रिकर्जन के ऊपर। हाँ यार, वो कोर्स हमने ड्रॉप कर दिया है। ये हाँ, रिफंड हो गया ना आपका भाई, यही था। रिफंड कर दिया गया है वो कोर्स। और एक जो दूसरा कोर्स बनाया था, वो अब हम नहीं कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो आपको रिफंड तो मिल ही गया उसका। टेंशन मत लो। कुछ और बढ़िया लेके आ रहे होंगे बाद में, कभी बढ़िया सा कोर्स लेके आएंगे। उस कोर्स के अंदर इतना ज्यादा मेरे को वैल्यू दिखा नहीं था, तो हमने बोला इसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब हम स्क्रीन करते हैं शेयर। अच्छा, मैंने एलएलडी वगैरह, यस, एलएलडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। एलएलडी वगैरह के ऊपर कभी कोर्स बनाया जाएगा, उसको इसी कोर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एलएलडी इज अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट, और ये टीएसए है। तो जिन लोगों को नहीं समझना है, उन लोगों को खाम खही स्पोर्ट्स में डाल के, वो महंगा भी हो जाएगा कोर्स और वो लंबा भी हो जाएगा कोर्स, कोई फायदा नहीं है फिर उसका। रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं। तो जिस तरीके से हम में से काफी लोगों को पता होगा, रिकर्जन बेसिकली होता है एक फंक्शन अगर अपने आप को कॉल करता रहता है, तो उसे हम कह देते हैं रिकर्जन। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? कोई कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही, चलो ठीक है, किसी एक ने तो कहा। रिकर्जन का मतलब होता है जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है, तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्जन, एंड corresponding function is called a recursive function. Using a recursive algorithm, certain problems can be solved quite easily. तो ये बहुत सही बात कह दी है उन्होंने, कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं रिकर्सिवली अगर करोगे तो। और अगर उसको इटरेटिवली करने लगोगे तो बहुत ज्यादा लाइनें लिखनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपको मैं बोल दूं ट्री के अंदर प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इनफिक्स, ये सब करके दिखाओ, तो आप लोग रिकर्सिवली बहुत जल्दी कर दोगे। टावर ऑफ हेनरी प्रॉब्लम रिकर्सिवली बहुत इजीली कर दोगे। लेकिन वहीं पे इसको इटरेटिवली करने के लिए कहा जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिकर्जन के अंदर एक फायदा होता है कि आप एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते हो, और उसी प्रॉब्लम के लिए दोबारा से अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो प्रॉब्लम अपनी सब प्रॉब्लम के लिए सेम फंक्शन को जब कॉल करती है, तो उसे हम कहता है रिकर्जन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंक्शन अगर अपने आप को कॉल करता है, उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बना भी रखा है, आप देखो, एक फंक्शन है, इसका नाम है रिकर्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं रिकर्स नाम का फंक्शन हो।
तो ये फंक्शन देखो एग्जीक्यूट हो रहा है और इसने अपने अंदर अपने आप को ही कॉल कर लिया, तो इसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और ये फंक्शन एक्चुअली कहां से कॉल करना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से, ठीक है। हमारे मेन फंक्शन से रिकर्स फंक्शन हमें चालू किया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, ठीक है यार। सोचेंगे अभी अभी तो फिलहाल हमारा इस पर फोकस है पूरा का पूरा डीएसए के ऊपर। इसके बाद देखते हैं क्या कोर्स हम लेके आ सकते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट का हो सकता है मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल वेब डेवलपमेंट भी इवन हो सकती है। वेब डेवलपमेंट के अंदर हम रिएक्ट और बैकएंड डेवलपमेंट मल्टीपल चीजें हैं, उसकी बात लेकिन हम खुद समझ लेंगे, ठीक है। आपके इनपुट्स अभी फिलहाल यहाँ पर समझो, ठीक है। तो रिकर्जन के कुछ एग्जांपल समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा भैया, ठीक है। रिकर्जन को कुछ एग्जांपल समझते हैं तब बात बनेगी। हाँ। तो यहाँ पर एक हम नया पैकेज बनाते हैं। ये सारा सारा कोड आप लोगों को मिल रहा है, गिटहब के ऊपर डाल दिया जाता है। तो गिटहब के ऊपर जाओ, गिटहब की उस रैपो को वॉच कर लो, सो दैट जब भी उसमें कुछ अपडेट हो तो आप लोगों को पता चल जाया करे। रिकर्शन 1 क्या है इसके अंदर नया, चलो सेव ही कर लो भैया। न्यू क्लास, क्लास 1 ये डाला। एक बात बताओ, इन आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर, ऐसे थम्स अप कर देना, जिन्होंने रिकर्जन की प्रॉब्लम इससे पहले ट्राई नहीं किया आज तक। रिकर्जन उन्होंने कभी किया ही नहीं आज तक, ऐसे कितने लोग हैं। गिटहब का लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल तो रखा है, डेबोलिना कह रही है पिन कर देने के लिए। गिटहब का लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। एक्चुअली क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट सॉल्व्ड रिकर्जन प्रीवियसली। डोंट वरी, आज हम मल्टीपल रिकर्जन प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे और देखते हैं कैसे कैसे काम करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम एक फंक्शन मानते हैं, किसी भी नाम से फंक्शन मानते हैं, सपोज करो डमी फंक्शन नाम देता हूँ उसका, वॉइड डमी फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है जो कुछ नहीं करता, ठीक है, डमी फंक्शन है। और अगर ये डमी फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर ले तो इसे हम कहेंगे रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो यहाँ क्या रहा है, ये डमी फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है, इसको स्टैटिक बना के हम मेन फंक्शन से कॉल करा सकते हैं, स्टैटिक वॉइड, और यहाँ से हम इसे कॉल करा देंगे डमी। यहाँ से जब हमने मेन फंक्शन से कॉल कराया तो ये क्या होगा, डमी फंक्शन अपने आप, डमी फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये डमी फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर अपने आप को कॉल करेगा। तो इस तरीके से देखो इन्फिनेटली कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिकर्शन। यही होता है रिकर्शन। कब तक कॉल करता रहेगा, इन्फिनाइट कॉल करता रहेगा। इस केस में तो, इस केस में इन्फिनाइट कॉल होता रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें पता भी चलना चाहिए ना कॉल हो भी रही है। तो उसके लिए मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टैटिक int इक्वल्स टू 0, यहाँ मैं i प्लस प्लस कर देता हूँ। देखो क्या होता है, एक सेकेंड, क्या हो गया है। ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ हुआ, उसके बाद एक एरर भी आ गया, ये देख रहे हो। इतनी जल्दी इस फंक्शन ने आई को कॉल कर दिया बहुत बार। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है जरा समझते हैं। और उसके बाद नीचे एक एरर भी दे दिया इसने मस्त सा, आई थिंक स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गया होगा। हाँ, स्टैक ओवरफ्लो एरर भी आ गया। तो हो गया रहा भैया, यहाँ पे एकदम से क्या क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आया। तो बेसिकली भैया हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट टाइम कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने इसे रोकने के लिए कुछ बता नहीं रखा, ठीक है। वो क्या रहा है, डमी फंक्शन कॉल हुआ, फिर दोबारा से डमी फंक्शन कॉल हुआ, फिर दोबारा डमी फंक्शन कॉल हुआ। तो डमी फंक्शन कॉल होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, एंड दैट्स हाउ वी गेट अ स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारी जावा के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी, एक हीप मेमोरी होती है। स्टैक मेमोरी के अंदर जब भी कोई फंक्शन कॉल करता है तो वो स्टैक के अंदर ही सारी सारी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी वैल्यूज होती हैं, वो सारी सारी स्टैक में डलती आते हैं, स्टैक मेमोरी में। तो अगर आप एक ही फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा तो स्टैक मेमोरी भरती जाएगी हमारी। और जब वो बहुत ज्यादा भर जाती है तो आपका, जैसे यहाँ पर देखो 14,000 एग्जीक्यूशन के बाद वो स्टैक मेमोरी पूरी की पूरी भर गई। तो यहाँ पर इसने कह दिया स्टैक ओवरफ्लो एरर, जावा के अंदर मिल गया हमें स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो बेसिकली आप लोग ऐसे इनफिनिट टाइम कॉल करने का ट्राई करोगे तो आपको ये स्टैक ओवरफ्लो एरर मिल जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जब कॉल हुआ होगा फंक्शन, तो शुरुआत में आई की वैल्यू रही होगी 0, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब 0 रही होगी तो इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया,
जैसे हमने यहाँ से कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो सबसे पहले तो आई की वैल्यू 0 थी, तो आई 0 प्रिंट हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत ऊपर कहीं 0 प्रिंट हुआ होगा। और फिर आई की वैल्यू हमने आई प्लस प्लस कर दी, तो इस फंक्शन ने अपने आप को दोबारा कॉल किया उसके बाद, ठीक है। अब जब दोबारा कॉल किया तो आई की वैल्यू पहले प्लस प्लस होकर 1 हो गई थी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1 तो प्रिंट हो जाएगी, देन आई की वैल्यू 2 भी हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू जब 2 हो गई है तो फिर प्रिंट होगी, उसके बाद आई की वैल्यू 3 भी हो जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपकी आई की वैल्यू बढ़ते आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू ही बढ़ती आ रही है, देखो 14,417, 418, 419, 427। और उसके बाद जावा ने बोल दिया बस बहुत हो गया, क्या कर रहे हो ठीक है, तो इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। राघवेंद्र जी के लिए 9,775 पे ही वो ब्रेक कर गया, ठीक है। मे बी रैम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है, रैम के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो कितनी मेमोरी असाइन करता है जावा अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ठीक है, या सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ये ऐसे चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं भैया नहीं, हमें ना 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है। तो इसको तो चलो यहाँ पर साइड कर लेते हैं, ये तो एक दूसरा फंक्शन, मतलब इसको चलो कर ही लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन आता है जिसका नाम होगा प्रिंट एन नेचुरल नंबर, इस नाम से फंक्शन आता है, जो कि एक एन वैल्यू लेगा, यूजर से एक एन वैल्यू ले लेगा, ठीक है, कि भैया इतने नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं वो हमें दे दो, हम उतने नंबर्स प्रिंट करा देंगे। अब यार ये क्वेश्चन अगर हमें करना है तो ये हम कर सकते हैं बड़े इजीली, भैया हमें आता है ऑलरेडी, ये तो हम फॉर लूप चलाएंगे और इजीली कर सकते हैं इसको, है ना। फॉर लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, और हम वहां पे n के वैल्यू प्रिंट करते रहेंगे। मैं बोलूंगा नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको इसे रिकर्सिवली करना है। तो रिकर्सिवली जब भी हमें करना होता है तो रिकर्जन के कुछ स्टेप्स होते हैं, अब जरा वो स्टेप्स समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिकर्जन हमें समझ में आ गया है ना, जिन लोगों ने आज से पहले रिकर्जन नहीं किया तो उन्हें समझ में आ गया होगा, जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे कहता है रिकर्जन। अब ये जो रिकर्सिव फंक्शन था ये अपने आप इन्फिनिटली चलते आ रहा था, ये हम नहीं चाहते, हम कभी नहीं चाहते कि रिकर्सिव फंक्शन इन्फिनिटली चले। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और उन स्टेप्स की हेल्प से ही हम अपने रिकर्सिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। वो स्टेप्स अगर आप लोगों ने समझ लिए तो उसके बाद फिर बल्ले बल्ले, ठीक है। बताता हूँ वो क्या स्टेप्स हैं। तो इसको मैं कहता हूँ 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप्स फॉर रिकर्जन, बेसिकली 3 स्टेप्स फॉर रिकर्जन। स्टेप 1 है फाइंड द बेस केस। ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, पहले मैं लिख लेता हूं। फाइंड द बेस केस। दूसरा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड द सब प्रॉब्लम। एंड देन थर्ड है जनरलाइज दिस रिलेशन। ये 3 स्टेप अगर आप लोगों ने करे तो उसके बाद आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। विपिन का डाउट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स जावा में लॉन्च कर दीजिएगा, देखेंगे अभी फिलहाल इस कोर्स पे ध्यान लगाइए जो सामने है प्रेजेंट। आज मैं एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, अलेक्जेंडर वोंग, ही इज द यंगेस्ट बिलियनर। तो वो भी ऐसी कुछ बात कह रहा था कि लोग जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे होते हैं, मतलब वो एक्चुअली एआई में बात कर रहा था, तो लोग फिक्सेट हो रखे हैं प्रॉपर फ्यूचर में, कि फ्यूचर में क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, या फिर कुछ भी फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट अभी की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि अभी किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दो, बेसिकली ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं। तो मैं क्या करता, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रिंट एन नेचुरल नंबर्स, राइट, कि हमें एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इन 3 स्टेप्स की हेल्प से जरा समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे फाइंड द बेस केस। तो भैया बेस केस क्या होता है? बेस केस तब होता है जब हम चाहते हैं कि अब रिकर्जन से बाहर निकल जाओ, ठीक है। बेस केस वो होता है बेसिकली, जैसे यहाँ पर रिकर्जन था इनफिनिट चलते आ रहा था, लेकिन हम नहीं चाहते इनफिनिट चलता रहे, हम चाहते हैं कभी ना कभी हम बाहर भी निकले इस रिकर्जन से। तो उस केस में हम कहते हैं उसे बेस केस। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है प्रिंट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बेस केस होगा, हमें बेसिकली फंक्शन जो होगा ना, ये फंक्शन है, मान लो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमें एक एन मिल रखा है, राइट। हमें एन दे रखा है यूजर ने कि एन की वैल्यू 5 होगी या 10 होगी। तो आपको 5 मतलब 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने, तो ये हमें यूजर ने दे रखा होगा। हम क्या करेंगे, इस
इसको एक सब प्रॉब्लम में तोड़ देंगे, इस फंक्शन को एक सब प्रॉब्लम में तोड़ देंगे, फंक्शन n-1, ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा लेकिन सब प्रॉब्लम के साथ कॉल करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसको रुकना भी पड़ेगा। तो रुकना होगा इसे जब हम बोलेंगे कि जब इसको बेस केस हिट हो जाएगा, और बेस केस कहाँ हिट होगा, बेस केस तब हिट होगा जब ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है। बेस केस या फिर जब 0 पे आ जाएगा तब भी आपकी मर्जी, कहीं भी मान सकते हो बेस केस, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जब 0 हो जाए तब, तो इफ n=0 तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। कि अगर आप यूजर ने अगर ये बेस केस को इस तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके होता है समझने के। पहला तो आप लोगों ने बेस केस सोचना होता है कि कहां पर जाके हमें रिकर्सिव लूप से बाहर निकलना है। तो आप लोग 5 से 4 के लिए कॉल किया, 4 से 3 के लिए कॉल किया, तो आप कुछ कुछ काम करोगे, लेकिन कभी ना कभी आपको बाहर भी निकलना है। मैं कह रहा हूँ जब 0 हो जाए तब बाहर निकल जाओ। इसको या तो इस तरीके से समझ लो, या दूसरा तरीका होता है समझने का कि सपोज करो कि यूजर ने ही आप लोगों को बेस केस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा है। यूजर ने बोला है कि फंक्शन जीरो का सॉल्यूशन बताओ मेरे को। तो भाई अगर जब यूजर ने मुझे फंक्शन 0 बोल रखा है, तो मैं बोलूंगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस रिटर्न कर जाऊंगा, ठीक है। अगर यूजर ने मुझे बोल रखा है फंक्शन 0 प्रिंट करके दिखाओ, तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड द बेस केस, कि जब अगर यूजर ने बोल दिया कि n=0 के लिए नेचुरल नंबर्स प्रिंट करो, तो हम बाहर निकल जाएंगे, हमें कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये टेंशन मतलब ये वाले स्टेप्स हम बार बार देखते रहेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप लोगों के ये सॉलिड होते जाएंगे। सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप भी बहुत इजी है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड द सब प्रॉब्लम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। हमें खुद से सोचना होता है कि प्रॉब्लम क्या है और इसकी सब प्रॉब्लम क्या बन सकती है कि नहीं बन सकती। अगर बन सकती है तो हम इसे रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और तरीका सोचो, है ना, अदरवाइज कुछ और तरीका सोचो। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ, इसकी सब प्रॉब्लम एक्चुअली बन सकती है। और सब प्रॉब्लम को समझने का तरीका क्या है, आप इससे इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज करो सब प्रॉब्लम का आंसर आपको ऑलरेडी मिल रखा है, ठीक है। सपोज करो कि सब प्रॉब्लम का आंसर आपको ऑलरेडी मिल रखा है। तो अगर आप लोगों को सब प्रॉब्लम का आंसर मिल रखा है, तो क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि सपोज करो एक प्रॉब्लम है पी, कैपिटल पी, और ये जो है वो स्मॉल p1 और स्मॉल p2, इन दो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। कैसे भी हो हमें नहीं पता, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों को p1 और p2 ला के दे दूं, तो क्या आप p सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर मैं आप लोगों को p1 और p2 ला के दे दूं, तो क्या आप p के लिए सॉल्व कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम एंड सब प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन फाइंड करना। नेचुरल नंबर 1 से ही होता है। हाँ सही बात है, नेचुरल नंबर 1 से ही होता है, लेकिन यूजर ने अगर मान लो 0 दे दिया है, ठीक है, यूजर ने अगर 0 दे दिया, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम रिटर्न कर जाएंगे बिना कुछ करे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, आप बात समझ आ गई। ठीक है, अगली इस पे आते हैं वापस, जो हम समझा रहे थे प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम कैसे फाइंड करनी होती है। तो आप लोगों को दो चीजें देखनी होती है रिकर्सिव प्रॉब्लम के अंदर, कि क्या हमारी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में टूट रही है। हाँ बिल्कुल टूट रही है। अगर टूट रही है तो हमें देखना है क्या ये प्रॉब्लम रिपीट भी कर रही है, मतलब क्या P1 जो है वो फर्दर दो और प्रॉब्लम्स में टूट सकती है, ऐसे P2 क्या फर्दर दो प्रॉब्लम्स में टूट सकती है। तो इसको हम कहते हैं एक सब स्ट्रक्चर भी है इस प्रॉब्लम का। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी होती है। पहला, इज देयर अ सब प्रॉब्लम, इज देयर अ सब प्रॉब्लम, और दूसरा ए या फिर एनी सब प्रॉब्लम्स, है ना, आर देयर एनी सब प्रॉब्लम्स, ऐसे करके। एंड सेकंड, डू दीज सब प्रॉब्लम्स हैव ए सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि जो स्ट्रक्चर ऊपर था, स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पे ऊपर, कि P1 और P2 में टूट रहा था, तो सेम स्ट्रक्चर क्या P1 के लिए भी बन रहा है। क्या P1 भी फर्दर दो पार्ट में टूट सकती है, P3 और P4 के लिए। सिमिलरली क्या P2 भी टूट सकते हैं दो पार्ट में। अगर है तो आप लोग इसको रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों होते हैं रेसिपी फॉर रिकर्जन। अगर आपको दिख रहा है आपकी प्रॉब्लम में ये दो ट्रेड्स हैं, तो आप मतलब इसको रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ भैया हम कर सकते हैं एक्चुअली। तो आप सेकंड स्टेप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, सेकंड स्टेप किस तरीके से निकाला जाए, रिलेशन प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम में कैसे निकाला जाए। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, मैं कुछ अपने हिसाब से अपने मर्जी से एग्जांपल लेता हूँ। कि सपोज करो मुझे ये फंक्शन 5 निकालना है, तो इस फंक्शन 5 को मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ छोटी प्रॉब्लम से। छोटी प्रॉब्लम क्या होगी, फंक्शन 4। अगर मुझे फंक्शन 4 दे रखा है, तो क्या मैं फंक्शन 5 निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ यहाँ पर निकाला जा सकता है। कैसे, कि फंक्शन 5 इक्वल्स टू जो भी 5 पे लिखा हुआ है वो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर अगर मैंने 5 प्रिंट कर दिया, प्लस फंक्शन 4 ने जो भी लाके दिया,
कुछ भी लाके दिया हो, ठीक है, हमें नहीं सोचना क्या लाके दिया है, इसलिए हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ आप लोगों ने लगाया तब तो आप बच जाओगे, ठीक है, तब तो आपके साथ क्या होगा कि रिकर्जन बहुत आपके लिए बहुत ही इजी चीज हो जाएगी। अगर रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ आप लगाना भूल जाओगे, कभी भटक गए, कभी मन किया कि नहीं चलो रिकर्जन के अंदर और डाइव डीप करते हैं, थोड़ा और अंदर घुसते हैं, जो भी प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम बन रहे हैं थोड़ा और अंदर तक जाके देखते हैं, तब रिकर्जन समझ में नहीं आएगा ठीक से, ठीक है, तब रिकर्जन से डर तब लगता है। अगर लेकिन रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ समझ में आ गया तो उसके बाद बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। ये चीज मैंने समझी थी कॉलेज के अंदर, थर्ड ईयर में मेरा एक फ्रेंड था जो कि मतलब ठीक है उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी थी, लेकिन वो कभी भी उसका इंटरेस्ट नहीं था प्रोग्रामिंग के अंदर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग लेकिन ऐसी थी कि वो दिमाग का बहुत तेज था, ठीक है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन दिमाग का तेज था। तो नॉर्मल क्वेश्चन उससे होते नहीं थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार मैं बाइनरी ट्री का क्वेश्चन कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके अंदर घुसे आ रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने दिया तो उसने तुरंत कर दिया वो क्वेश्चन। फिर मुझे लगा ऐसे उसको याद होगा, फिर मैंने लेकिन उससे रिकर्जन के कुछ और कंसेप्ट पूछे तो मुझे उसने अच्छे से समझाया। उसने कहा इतना अंदर मत घुसा करो, ठीक है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है। ऊपर ऊपर से अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया रिकर्जन को तो ज्यादा डीप में उसके अंदर तक, जैसे अंदर का मतलब क्या है कि आप लोगों ने P1 P2 कर लिया ना, तो P1 P2 के बाद इधर मत जाओ, और सिमिलरली इसके नीचे और भी बनता जाएगा, लेकिन इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज को कहता है रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। उसे नहीं पता था इसे रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ कहते हैं, बाद में मैंने कहीं पे पढ़ा कि अच्छा इस चीज को हम कहते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, कि रिकर्जन के अंदर आप लोगों को एक फेथ लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा जो फंक्शन 5 है ये सॉल्व हो सकता है, पक्की बात है ये सॉल्व हो जाएगा अगर मुझे फंक्शन 4 का आंसर मिल रखा है, अगर ये बात ट्रू है, ठीक है, और इस चीज को अगर मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं, जनरलाइज कैसे कर सकता हूं, ठीक है, थर्ड स्टेप है जनरलाइज दिस रिलेशनशिप, है ना, तो आप लोगों ने रिलेशन निकाला, इसको जनरलाइज भी कर दो कि फंक्शन n इक्वल्स टू n प्लस फंक्शन n माइनस वन, ठीक है, यहाँ पर n प्लस नहीं किया मैंने, एक्चुअली प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये डबल कोट्स का मतलब समझ लो कि प्रिंट है। तो अगर आपका साथ में जनरलाइज भी हो रहा है तो उसके बाद आप रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, और इसका मतलब यह है कि ज्यादा फिर डीप में जाने की जरूरत नहीं है रिकर्जन के अंदर। रिकर्जन पर ट्रस्ट रखो बिल्कुल। वॉइस ब्रेक हो रही है कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा है क्या? नो क्लियर, ओके। अभी तक कोई दिक्कत है रिकर्जन के अंदर? अभी तक कोई दिक्कत रिकर्जन के अंदर? क्योंकि मुझे अगर अगर कोई दिक्कत है तो लिखो यहाँ पे, मैं उसको फिर पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो सेम दिक्कत सभी लोगों को होगी, तो वो हम अभी से तो चल सकते हैं। थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा है बिकॉज हमने कोड नहीं किया अभी, अगर हम कोड करेंगे एक बार और उसके बाद उसको हम ड्राई रन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है डोंट वरी, ठीक है, समझ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी कोड भी करेंगे, उसका ड्राई रन करेंगे मल्टीपल एग्जांपल पे तो समझ में आने लगेगा। कैन यू री एक्सप्लेन द लीप ऑफ फेथ? ओके, लीप ऑफ फेथ बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम जो है उसके सब प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, ठीक है, मेरा मतलब यह है कि अगर आपको दिख रहा है कि पी जो है वो P1 और P2 से सॉल्व हो सकती है, और उसके बाद फिर अंदर जाने की जरूरत नहीं। अंदर जाने का मेरा मतलब क्या है कि फिर फर्दर P1 को मत सोचो कि P1 कैसे और फर्दर पार्ट में टूट रही है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं एग्जांपल लूंगा वहां समझ में आएगा। तो उस चीज को हम कहते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। बस मैंने अभी यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया, अभी हम इसको समझेंगे बाद में एग्जांपल से। एनीवेज इस पे आते हैं, तो अगर आप लोगों ने एक बार इसे जनरलाइज कर दिया ना ऐसे, अगर आप लोगों ने इसे जनरलाइज फंक्शन बना दिया तो उसके बाद इस जनरलाइज फंक्शन को कोड करना बहुत आसान है, ठीक है, इसको इसके बाद कोड करना बहुत आसान है। कोड करने के क्या स्टेप्स होते हैं जरा समझते हैं, एक बार कोड करते हैं फिर रिकर्सिव लूप फेथ को अच्छे समझेंगे और बाकी सारे कंसेप्ट को भी दोबारा से गो थ्रू करेंगे। आज बेसिकली रिकर्जन के बेसिक कंसेप्ट को ऐसे मास्टर कर लेना है कि रिकर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ओके सर बार करता हूँ टावर ऑफ हनोई का कोड भूल जाता हूँ। अरे टावर ऑफ हनोई बहुत ईजी है, ठीक है, भूलते कैसे हो आप लोग, मतलब अगर आप लोगों को दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ ठीक है एक बार उठा के यहाँ रखा फिर उसको, मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उसके बाद तो कोड याद करने की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद तो बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोड समझ, कोड की एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये अगर मैंने कोड लिखा है तो मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है इस कोड के अंदर, उसके बाद तो फिर बहुत ईजी होता है, ठीक है। ओके तो हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप था फाइंड द बेस केस, ठीक है, और बेस केस हमने बोल दिया कि बेस केस होगा इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न, कि अगर यूजर ने बोल दिया है कि, और बेस केस को समझने का तरीका क्या था
यूजर ने फंक्शन कॉल कराया है n इक्वल टू 0 के लिए, तो हम बोलेंगे भैया हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है, हम कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। रिटर्न करने का मतलब यहीं से कॉल वापस कि ठीक है आप निकलो। सपोज करो कि यूजर ने डमी फंक्शन कॉल नहीं कराया, यूजर ने कॉल कराया यही प्रिंट एन नेचुरल नंबर्स, प्रिंट एल नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर उसने 0 के लिए कॉल करा दिया, तो ये फंक्शन क्या करेगा, 0, अच्छा 0 मिला यहीं से रिटर्न कर जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, और ये एक्चुअली सही चीज है। तो बेस केस हो गया। उसके बाद जो जनरलाइज फंक्शन हमने बनाया था, एक इतनी मेहनत से जो जनरलाइज फंक्शन बनाया था, उसका यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। वो कहता है कि पहले एक बार प्रिंट कर दो, उसके बाद कॉल कर दो n-1 के लिए, ठीक है। तो एक बार हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देंगे हम n, और उसके बाद इसको कॉल कर देंगे सेम फंक्शन को n-1 के लिए। अब जरा देखते हैं चला के हो क्या रहा है। तो इसको 0 के लिए नहीं, इसको चलाते हैं 5 के लिए। तो 5 4 3 2 1, अच्छा ये उल्टा प्रिंट हो गया, ठीक है, ये उल्टा प्रिंट हो रहा है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर उल्टा प्रिंट हो रहा है, 5 से लेकर 1 तक आ रहा है, लेकिन इसको हम ठीक कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। कि यहाँ पर हम n ना प्रिंट करें, एक्चुअली यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, 5 दे रखा है, 5 नहीं प्रिंट करना मेरे को, 5 की जगह पे 1 प्रिंट करना है, फिर 4 आएगा तो 2 प्रिंट करना है। तो एक n लेते हैं, साथ में एक हमें एक इंडेक्स भी लेना पड़ेगा इस केस में यार, ठीक है। इसको हम इसके साथ में एक इंडेक्स लेना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पर अब दो चीजें हो जाएंगी, इंडेक्स ना लेके हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, इसे हम कहते हैं टेल रिकर्जन, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, हम यहाँ पर इसे प्रिंट कर रहे हैं, पहले अपना काम किया हमने, प्रिंट किया, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करा दिया n-1 के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हो क्या रहा है, 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको समझते हैं जरा एक बार। उसके बाद 1 2 3 4 5 भी प्रिंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक्चुअली करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको बस नीचे लिख देना है। तो आपका ये 1 2 3 4 5 हो रहा है, और एक्चुअली ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो कि मैं मिस कर देता अगर मैंने यहाँ पे ये उल्टा ना लिखा होता। तो यहाँ समझ लेते हैं। तो ये हमें हेल्प करेगा रिकर्जन को अच्छे से एक बार और समझने में। तो यहाँ पर हुआ क्या भैया, जो पहला वाला था उसको समझते हैं, जो पहला वाला था फंक्शन उसको समझते हैं। उस फंक्शन का नाम था प्रिंट, और वो फंक्शन n ले रहा था। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पहले प्रिंट कर रहे थे, इसका नाम कुछ और रखते हैं, इसका नाम फंक्शन रख देते हैं। फंक्शन था, मान लो फंक्शन नाम से fun नाम से फंक्शन था। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, पहले प्रिंट हमने किया n, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करा दिया दोबारा से n-1 के लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये फंक्शन था, लेकिन ये एक्चुअली कर क्या रहा है, अब जरा समझते हैं एक्चुअली कर क्या रहा है। तो आप लोगों ने जब फंक्शन कॉल किया इसे, तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले आपने फंक्शन कॉल किया 5 के लिए, राइट, 5 के लिए कॉल किया, तो यहाँ पर होगा क्या, 5 प्रिंट हो जाएगा, राइट। हमने कॉल कराया फंक्शन 5 के लिए, तो ये फंक्शन यहाँ जाएगा, और पहले प्रिंट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो प्रिंट वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, 5 प्रिंट कर देगी, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। अभी तक तो एकदम सिंपल, कोई रिकर्जन कुछ नहीं हुआ। रिकर्जन अब होगा, लेकिन अब क्या होगा, ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन इस बार 4 के साथ प्रिंट करेगा। तो पहले इसने किया था अपने आप को 5 के साथ प्रिंट, अभी क्या करेगा, फंक्शन n-1, ठीक है। फंक्शन में पहले 5 था, n की वैल्यू पहले 5 थी, अब n की वैल्यू 4 हो जाएगी, अब 4 के लिए प्रिंट करेगा। तो अब फंक्शन 4 के लिए दोबारा कॉल होगा, ठीक है, अब n की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो 4 प्रिंट होगा। अब n की वैल्यू क्योंकि 4 हो चुकी है, n की वैल्यू क्योंकि 4 हो चुकी है, तो अब n-1 के लिए दोबारा कॉल होगा, तो अब n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये 3 के लिए कॉल होगा, तो फंक्शन 3 कॉल होगा अब। तो अब यहाँ पे n के लिए 3 हो जाएगी, अब 3 प्रिंट होगा। सिमिलरली फिर वो 3-1 2 के लिए कॉल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 जाएगा, तो फंक्शन 2 हो गया। अब n के लिए 2 हो चुकी है, तो ये 2 प्रिंट करेगा, और n-1 के लिए कॉल कर देगा, मतलब यहाँ के लिए 1 के लिए कॉल कर देगा। अब n की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है, n के लिए 1 हो गई, तो अब ये 1 भी प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर n-1 मतलब 0 के लिए कॉल कर देगा, ठीक है, 1-1 0, 0 के लिए जैसे ही कॉल करेगा, हमने वहां पे एक इफ कंडीशन लगा रखी है, अगर n की वैल्यू 0 होती है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है, n की वैल्यू जैसे 0 होती है वैसे रिटर्न कर जाओ, तो रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो इसलिए कुछ भी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। इस फंक्शन में जो कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए कुछ भी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इस चीज को एक और चीज भी कहते हैं, इससे हम कहते हैं टेल रिकर्जन। कोई बहुत तगड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस एक नाम दे रखा है इस चीज को। टेल रिकर्जन का मतलब क्या होता है,
अगर रिकर्सिव फंक्शन के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है उसे हम कहते हैं टेल रिकर्शन। ऑलराइट, एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर रिकर्सिव कॉल के बाद, जैसे यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हो रही है ना, ये वाली कॉल रिकर्सिव कॉल है, फंक्शन वाली कॉल रिकर्सिव कॉल है, इस कॉल के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सो दिस विल बी कॉल्ड टेल रिकर्जन। और वो इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर हमारा, लेकिन 5 4 3 2 1 प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, पहले n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, 1 प्रिंट हो, फिर n के लिए 2 हो, फिर 2 प्रिंट हो, फिर 3 प्रिंट हो, इस तरीके से चले। तो उसके लिए हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। हेड रिकर्जन भी होता है क्या, एक बंदे ने पूछा। नहीं, हेड रिकर्जन नाम से कुछ नहीं होता, टेल रिकर्जन ही होता है। हेड रिकर्जन का मतलब ये हो जाएगा, आप लोगों ने फंक्शन को कॉल कराया, दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन कॉल करा दिया, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, उससे कुछ फायदा होगा नहीं, राइट। वो अपने आप को ही कॉल करता रह जाएगा, कभी आप बाहर भी निकल पाओगे फिर लूप से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब लेकिन हमने क्या किया, अगली बारी में प्रिंट को हमने नीचे लिख दिया। बस हमने क्या किया, प्रिंट को नीचे लिखा, फंक्शन ऊपर लिखा, कुछ और चेंज किया ही नहीं, मतलब सेम फंक्शन है। मैं समझाता हूँ, फंक्शन सेम है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ कि फंक्शन एन ही है, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इफ लगाता हूँ, इफ एन इक्वल्स टू 0 रिटर्न। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल करा n-1 के लिए, और उसके बाद मैंने नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लगाई कि प्रिंट कर दो n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट क्यों हो जा रहा है, तो इसको भी जरा समझ लो, ठीक है। इसको भी समझ लो कि यहाँ पर एक्चुअली क्यों प्रिंट हो जा रहा है। तो हमारा फंक्शन अगेन कॉल हुआ, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन तो हमारा फंक्शन 5 से ही कॉल हुआ, इस फंक्शन 5 ने कॉल किया इसे, तो यहाँ पर अभी n की वैल्यू रखी है 5। n की वैल्यू 5 है, क्या n की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं, तो रिटर्न मत करो। उसके बाद इसने तुरंत फंक्शन n-1 को कॉल कर दिया, ठीक है, प्रिंट कॉल नहीं किया इसने, तुरंत यहीं से कॉल कर दिया फंक्शन n-1 को। अब फंक्शन n-1 हो चुका है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले फंक्शन 5 था, इसने कॉल कर दिया फंक्शन 4 को, राइट। अभी प्रिंट नहीं किया इसने बीच में, इसने तुरंत कॉल कर दिया 4 को। अब n की वैल्यू हो चुकी है 4, ठीक है, अब n की वैल्यू हो गई 4। अब क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं, तो फंक्शन n-1 दोबारा कॉल कर दो, ठीक है। अब n की वैल्यू 4 थी, तो ये 4 से 3 के लिए अपने आप कॉल कर देगा ऐसे ही, तो फंक्शन 3 कॉल हो गया, देख रहे हो, यहाँ पर आया और फिर दोबारा से इसने वापस कॉल कर दिया फंक्शन को ही। तो पहले n की वैल्यू 4 थी, अब 4 - 1 विच इज 3 के लिए कॉल हो गया। नीचे वाली चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक ये रिकर्सिव फंक्शन अपना आप कॉल करता रहेगा, ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। आप समझते क्या हो रहा है, फंक्शन 3 ने फिर फंक्शन 2 को कॉल किया होगा सिमिलरली, फिर फंक्शन 2 ने फंक्शन 1 को कॉल किया होगा सिमिलरली। अब n की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है, फंक्शन 1 में आई हमारी n की वैल्यू, सपोज करो यहाँ पे हो गई 1, n की वैल्यू 1 हो चुकी है। क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं, n की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये n-1 मतलब 1 - 1 में से 0, ये 0 के लिए कॉल कर देगा, तो ये फंक्शन 0 कॉल होगा यहाँ से। अब फंक्शन 0 कॉल हुआ तो यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, क्या n 0 के बराबर है, हाँ n 0 के बराबर है, तो रिटर्न कर जाओ। तो यहीं से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, यहीं से वापस निकल जाएंगे कि नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, फंक्शन n-1 कॉल नहीं करेंगे इस बार। तो फंक्शन 0 जो है वो इसीलिए फंक्शन -1 के लिए कॉल नहीं करेगा, यहीं से रिटर्न कर जाएगा, फंक्शन 1 के पास आ जाएगा। अब फंक्शन 1 के पास आएगा तो फंक्शन 1 जैसे मान लो इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था ना, यहाँ पे फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हुआ था, अब फंक्शन 1 के पास वापस आ गया ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया था, यहाँ से कॉल किया था फॉर 1। अब जब 1 वापस आएगा तो वापस इसी लाइन पे आ गए हम, ठीक है, रिटर्न होके वापस आ गए हम। जब रिटर्न होके वापस आ गए तो हम नीचे की चीजें कर सकते हैं, हम नीचे जा सकते हैं। तो अब नीचे जाएंगे हम, और नीचे क्या लिखा है, प्रिंट एन लिखा हुआ है। इस टाइम पर एन की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो इसीलिए पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। अब क्या होगा, प्रिंट एन हुआ, चलो ठीक है, प्रिंट एन के बाद कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब रिटर्न हो गया एक तरीके से, ठीक है, इस फंक्शन से हम रिटर्न कर गए, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब रिटर्न हो गए। तो फंक्शन 1 से हम रिटर्न हो गए, वापस आ गए फंक्शन 2 पे। तो फंक्शन 2 मतलब फंक्शन 1 ने, जब फंक्शन 2 ने फंक्शन 1 के लिए कॉल किया होगा, जब एन की वैल्यू 2 रही होगी यहाँ पर, जब n की वैल्यू 2 रही होगी यहाँ पर, तो इसने 1 के लिए कॉल किया था, तो 1 के लिए जब इसने कॉल किया था तो ऐसे कॉल किया था इसने, ठीक है, यहाँ पर कॉल किया था इसने। लेकिन जब वापस काम हो गया, इसका रिटर्न हो गया, तो ये वापस एग्जीक्यूशन इसी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न होके वापस यहीं पे आ गए हम। और इस टाइम पर n की वैल्यू 2 हो रखी है, तो अब नीचे वाली लाइन में आएंगे, सिमिलरली नीचे वाली लाइन में आए और प्रिंट 2 कर दिया हमने, तो हमने कर दिया प्रिंट 2। इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, पहले 5 4 3 2 1 प्रिंट हो रहा था।
समझ में आ रहा है? लाइन पहले ऊपर लिखी हुई थी प्रिंट की, तो एन की वैल्यू पहले ही उसे मिल जा रही थी, तो पहले काम कर दे रहा था अपना प्रिंट का, उसके बाद वो फंक्शन कॉल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, फिर जब फंक्शन अपना काम खत्म कर दे रहा है नीचे से, उसके बाद आप वापस आ रहे हो इस जगह पे और फिर नीचे की लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट? तो हमने यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया, सिमिलरली 3 भी प्रिंट हो जाएगा। जब फंक्शन 2 रिटर्न करेगा 3 को, 3 प्रिंट होगा, एंड देन 4 प्रिंट होगा, एंड देन 5 प्रिंट होगा, एंड देन जब 5 प्रिंट होगा तो वापस ये जहां से कॉल भी हुआ था फंक्शन, मेन फंक्शन जो कॉल हुआ था वहीं पर हम वापस आ जाएंगे, एंड दैट्स हाउ 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। नाइस एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी बात है। यहाँ डाउट? अभी एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, ये अगले एग्जांपल पे एक बार मूव करते हैं, ठीक है? अगर कुछ भी डाउट रहा होगा तो इस वाले एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। सिमिलर ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ एडवांस नहीं है, तो आई थिंक यहाँ से भी आपका अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा तो यहाँ पर भी सेम चीज रिपीट होने वाली है। अगले एग्जांपल मूव करते हैं, विच इज, हाँ एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन, इसी वाले एग्जांपल में ना अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। सेम ही क्वेश्चन है एक्चुअली, प्रिंट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्जन। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, आपको 5 अगर दे रखा है, मान लो n इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये बताना है कितना आएगा, ठीक है? तो हमें कितना पता है, 15 आएगा यहाँ से, ठीक है? 6 4 10 5 15 ये आपको बताना है। n आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को सम करके बताना है। अभी प्रिंट वाली चीज मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है? प्रिंट वाली चीज इसके अंदर भी डाल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी वही 3 स्टेप लगाते हैं। सबसे पहले तो पहला स्टेप है कि बेस केस फाइंड करो। तो बेस केस क्या होगा इसके अंदर, सपोज करो यूजर ने 0 दे दिया, तो वो भी बेस केस हो सकता है, राइट? यूजर ने बोल दिया 0, n = 0 के लिए बताओ क्या होगा, तो वो हमारा बेस केस हो सकता है। तो अगर मान लो कोई फंक्शन हम बना रहे हैं फंक्शन नाम से, fun नाम से, तो फंक्शन 0 मतलब जब n की वैल्यू 0 होगी, दैट कैन बी आवर बेस केस, उस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं 0। या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर मल्टीपल टाइप के बेस केसेस बन सकते हैं, राइट? और जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन के अंदर एक ही बेस केस होगा, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल बेस केसेस भी हो सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो सकता है बेस केस लिखने का, या फिर एक तरीका क्या हो सकता है कि इफ n is less than equals to 1 return 1, राइट? ये भी एक बेस केस हो सकता है, दोनों ही बेस केस हो सकते हैं, राइट? ये दोनों में से कुछ भी लिख दो, आपका चलेगा ये कोड, ठीक है? तो ये तो हमारा बेस केस हो गया। उसके बाद हमें सोचना है एक बड़ी प्रॉब्लम और एक छोटी प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन, ठीक है? वैल्यू इंक्रीज कैसे हो रहा है दोबारा अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी यार। रिलेशन क्या होगा सब प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के बीच में? तो सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मुझे दे रखा है, आपने किसी भी तरीके से मुझे दे दिया फंक्शन 3, तो क्या मैं फंक्शन 4 निकाल सकता हूं? आप बोलोगे हाँ। अगर आप लोगों को मैंने कैसे भी करके 3 नंबर्स का सम दे रखा है, 1 + 2 + 3 दे रखा है, इसका मतलब है 1 + 2 + 3, तो क्या आप लोग फंक्शन 4 निकाल सकते हो? मतलब 1 + 2 + 3 + 4 निकाल सकते हो आप लोग? आप लोग बोलोगे हाँ हम निकाल सकते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, इस वाले सोल्यूशन के अंदर 4 ऐड कर देंगे, ठीक है? यहां से आप मुझे 1 + 2 + 3 तो लाके दे रहे थे, कैसे लाके दे रहे थे ये मत सोचो, बस लाके दे रहे थे। तो हमें अगर ये मिल गया तो हम फंक्शन 4 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बस उसके अंदर 4 ऐड करना है और आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये अगर हमारा बन गया है तो इसको हम जनरलाइज कर देंगे। उसके बाद जनरलाइज द रिलेशनशिप, तो ये हमारा पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, और इसी से हमारा थर्ड स्टेप बन जाएगा कि फंक्शन n can be function n - 1 plus n, right? Function n can be n - 1 plus n। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये। अब हमें देखना है कि इसको हम कोड कैसे करते हैं, उसके बाद कोड करके मैं आप लोगों को ड्राई रन करूंगा दोबारा से, तो अच्छे समझ में आने वाला है। और अगर ये वाली चीज अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुई थी ना यहाँ पे कि ये कुछ कुछ का आ भी रहा है दिक्कत की इंक्रीज कैसे हो गया बाद में, ये अपने आप मतलब पहले आप कम करते जाते कम करते जाते, फिर बाद में इंक्रीज कैसे होने लगा, वो यहाँ से आप लोगों को क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है? ओके, तो एक बार जरा कोड करते हैं इसको। कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है। एक बार अगर आप लोगों ने इसे जनरलाइज कर दिया तो जनरलाइज जो भी लिखा है वही चीज कोड आती है। स्टैटिक इंट नाम देंगे इसको क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट? तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स रिटर्न कर रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n लेता है ये यूजर से और ये सम रिटर्न करता है। सबसे पहले लिखना होता है बेस केस, सबसे पहले हमें बेस केसेस लिखने होते हैं। तो मैंने आपको 2 बेसिस बताए थे, या तो आप ये लिख दो इफ n = 0 रिटर्न 0, या फिर आप लिख दो इफ n is less than equals to 1
रिटर्न एन। अच्छा यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर एन आएगा, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था शायद। यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख दो, किसी के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, साले को हटाता हूँ, ऊपर वाले को ले लेते हैं। उसके बाद हमने एक जनरलाइज फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन एन इक्वल्स टू फंक्शन एन माइनस 1 प्लस एन। तो सेम चीज हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा रिटर्न सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एन माइनस 1 प्लस एन। यहाँ से जो भी मिलेगा आप रिटर्न कर दो, इसके बाद चला के देखते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर डालता हूँ 5, तो हमें पता है 15 आना चाहिए, चला के देखते हैं। इसको प्रिंट भी करना है, राइट। 15 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसे हम 10 करते हैं तो आएगा 55, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का सम आ गया यहाँ पर। अब जरा समझ लेते हैं इसे अच्छे से, और उसके बाद कुछ चीजें मैं प्रिंट करके भी दिखाऊंगा आपको, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाला। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो सबसे पहले तो अगर भाई 0 मिलेगा तब तो 0 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन जब कॉल हुआ था तो एक फंक्शन कॉल हुआ था 5 के साथ, राइट। 5 के साथ कॉल हुआ था, तो पहले तो n की वैल्यू रही होगी 5। क्या 5 0 के बराबर है? नहीं। तो इसने दोबारा से कॉल कर दिया, लेकिन इस बार कॉल किया है n माइनस 1 के लिए। तो अब n की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू 4 के लिए कॉल कर दिया इसने। सिमिलरली ये 4 वाला फंक्शन जो है वो 3 के लिए कॉल कर देगा। तो सपोज करो ऐसे करते करते ये चले जा रहा है, n की वैल्यू 3 हुई, फिर n की वैल्यू 2 हुई, फिर n की वैल्यू 1 हुई, और उसके बाद जब n की वैल्यू 1 हुई तो ये चेक करेगा n की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं। तो ये n माइनस 1 के लिए कॉल करेगा, मतलब विच इज 0। जब ये 0 के लिए कॉल करेगा, n के लिए जब 0 होगी तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 0। तो यहाँ से इसको फंक्शन को मिलेगा 0। तो ये 1 वाले फंक्शन को, n माइनस 1 इस वाले फंक्शन को मिलेगा 0, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, इस वाले फंक्शन को इसकी वैल्यू मिलेगी 0 इस जगह पर, यहाँ पर मिलेगा 0। और उस टाइम पर n कितना था? n था 1, राइट। इस फंक्शन ने तो लाके दिया 0, और यहाँ n की वैल्यू थी 1। तो टोटल ओवरऑल जब इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0 प्लस 1 विच इज 1, राइट। तो यहाँ से तो रिटर्न हुआ 0। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिटर्न क्या हो रहा है, तो ये ऊपर भेजेगा 0। ऊपर इसे 0 मिला था, लेकिन ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन क्या है, ये रिटर्न कर रहा है जो भी यहाँ से मिला, 0 मिला इसे, ठीक है, प्लस अपनी खुद की वैल्यू, n की वैल्यू क्या थी? 1। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर रहा है 1। देखो ये रिटर्न कर रहा है, राइट। ये जो चीज है ये रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कहाँ कर रहा है? जहां से कॉल हुआ था, तो इस वाले फंक्शन को इसने रिटर्न कर दिया। तो जब n की वैल्यू 2 थी तो n माइनस 1 के लिए कॉल हुआ था फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो कॉल हुआ था तो यहाँ से उसे मिला 1, ठीक है, नीचे से इसे मिल रहा है 1, और साथ में n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 2। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1 तो यहाँ से मिला प्लस 2 यहाँ से मिला, तो 1 प्लस 2 विच इज 3। तो ये रिटर्न कर देगा 3। तो ये रिटर्न कर रहा है 3, ठीक है। 3 रिटर्न हुआ। अब जरा आते हैं n इक्वल टू 3 वाले फंक्शन में। तो जब n की वैल्यू 3 थी तो इसने कॉल किया था नीचे वाले फंक्शन को विद वैल्यू 2, n माइनस 1 विच इज 2। तो 2 वाले फंक्शन ने इसे रिटर्न किया है 3। तो यहाँ से तो इसे मिला है 3, और साथ में इसकी खुद की वैल्यू क्या है? ये है 3। तो यहाँ से ये 3 प्लस 3 6, राइट। यहाँ से मिला 3 नीचे से, और खुद की वैल्यू भी है 3, तो यहाँ से टोटल हो गया 6। तो ये क्या करेगा? 6 वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन को। तो यहाँ से इसे मिलेगा 6। तो जब ये 4 था, n की वैल्यू 4 थी, तो इसने नीचे वाले फंक्शन कॉल किया था n माइनस 1 के साथ। तो n था 4, n माइनस 1 था 3, तो 3 वाले फंक्शन ने तो लाके दिया 6। तो यहाँ से तो मिला 6, और उसके बाद यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला इसे 4, राइट। n की वैल्यू इस टाइम पे 4 थी, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10। तो यहाँ से मिल जाएगा 10, और फिर सेम चीज ऊपर, यहाँ पर n की वैल्यू जब 5 थी तो इसने कॉल किया होगा 4 के लिए, तो 4 वाले फंक्शन ने तो इसे 10 ला के दिया होगा। तो यहाँ से तो मिला इसे 10, और यहाँ से मिला इसे n की वैल्यू जो थी 5। तो 5 प्लस यहाँ से जो 10 मिला, 10 प्लस 5 विच इज 15। यहाँ से मिल गया इसे 15, और फिर इसने क्या किया? 15 को रिटर्न कर दिया होगा, ठीक है। 15 को इसने रिटर्न किया, तो यहाँ से जब रिटर्न किया 15, तो अब कहीं से तो कॉल हो नहीं रहा, तो वापस जो कॉल है वो यहीं पे आ गई। अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यहाँ पर रिटर्न हो गया 15, तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट हो गया था 15, ठीक है। 5 के लिए जब हम कर रहे हैं तो 15 कॉल हो जा रहा है।
इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर 15 कॉल हो जा रहा है। ये चीज यहाँ पर, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? गॉट इट। एक बार आप काम करते हैं, वापस इस वाले पे जाते हैं, इस वाले पे जाते हैं और इस वाले को दोबारा समझते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करने हैं। मतलब रिकर्जन में यही है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे उतने ज्यादा समझ में आता जाएगा। आज भी काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक बार इस वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और जो हम समझ रहे थे ना यहाँ पर, एक सेकेंड, ये वाली चीज, इसको जरा दोबारा समझते हैं कि इसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ पर जब आप n लगा रहे हो तो हो क्या रहा है, ठीक है, कि आपने पहले फंक्शन कॉल किया n-1 के लिए, उसके बाद आपने यहाँ पर वापस n लगाया तो हो क्या रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, ठीक है। और अब आप बोलोगे ठीक है भैया इतना ही सोचेंगे, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा अंदर आगे नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा अंदर सोचेंगे भी नहीं, और हमारा काम हो जाया करेगा, डोंट वरी। अब जरा देखते हैं हो क्या रहा है। इस वाले क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है। प्रिंट n नेचुरल नंबर्स, इस वाले क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर हमने n की वैल्यू 5 डाली तो 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट हो रही है। हो कैसे रही है जरा ये समझते हैं। तो मैंने सपोज करो कॉल किया इसे 5 के साथ, तो n की वैल्यू शुरुआत में थी 5। क्या n की वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं, n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इसने अपने आप को कॉल कर दिया, ठीक है। अपने आप को इसने कॉल किया, और अपने आप को इसने जब कॉल किया तो n की वैल्यू इस टाइम पर 4 हो गई, ठीक है। n-1, 5 - 1 विच इज 4। तो इसने 4 के लिए कॉल कर दिया। अब इसने 4 के लिए कॉल किया, उसके बाद उस 4 वाली कॉल ने कुछ काम किया होगा, हमें नहीं पता क्या काम किया होगा, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है, इसने जो फंक्शन कॉल किया था उस फंक्शन का काम किया था, उस फंक्शन का काम था n नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने का, ठीक है। ये देख लो, इस फंक्शन का काम है n नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है, इसे फंक्शन का नाम ही यही है। तो जब हमने फंक्शन 5 कॉल कराया होगा, सॉरी, जब हमने फंक्शन 4 कॉल कराया होगा, यहाँ से जब फंक्शन 4 कॉल हुआ होगा, तो हमें पता है कि इस 4 वाली कॉल ने अपना काम किया होगा, विच इज प्रिंट n नेचुरल नंबर्स। तो इसने 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर दिए होंगे, हमें नहीं सोचना कैसे प्रिंट किए होंगे, हमें बस मान लेना कि हाँ इसने 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर दिए होंगे, ठीक है भैया। इसने अगर 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर दिए तो हमारा काम क्या बचता है? अब हमारा काम बचता है बचे हुए नंबर, विच इज 5 को प्रिंट करना। तो हमने यहाँ पर 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो कि वो n की वैल्यू कम होते होते ज्यादा कैसे हो गई। आपको इस जगह ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ना 5 4 3 2 1 0, फिर वापस गया हूं, ये चीजें नहीं करनी होती। ये मैंने बस आपको समझाया है सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अच्छा रिकर्जन अंदर अंदर क्या काम कर रहा है। लेकिन ये चीजें हमें नहीं करनी होती कभी भी, हमें अंदर ही अंदर ऐसे खुद से कॉल नहीं करना होता। हमें बस एक लॉजिक बनाना होता है, एक जनरलाइज फंक्शन बनाना होता है। अगर हमने वो जनरलाइज फंक्शन बना लिया, हमें दिख रहा है कि हाँ ये फंक्शन काम करेगा, उसके बाद सारा सारा काम छोड़ दो रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पर, ठीक है। हो क्या रहा है, जब इसने 5 के लिए कॉल किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बार ध्यान समझ लो, मैंने 5 के लिए कॉल किया, इसने चेक किया कि क्या ये 0 है, नहीं ये 0 नहीं है। तो मैंने क्या किया, 4 के लिए कॉल कर दिया। अब इस 4 वाली कॉल ने 1 से लेकर 4 तक नंबर प्रिंट कर दिए होंगे, इसने अपने आप ये 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया होगा, कैसे भी करके किया हो, हमें नहीं सोचना। अब इसने अपना काम कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 5वां नंबर प्रिंट कर देंगे, और इस तरीके से हमारे 5 नंबर प्रिंट हो जाते हैं। ऑलराइट, सेम चीज यहां पर हो रही है, सेम चीज यहां पर समझो। इस फंक्शन का काम है रिटर्न करना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर मैं 5 पास करूंगा तो ये 5 नेचुरल नंबर्स का सम ला के देगा, 4 पास करूंगा तो 4 नेचुरल नंबर्स का सम ला के देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अच्छा मुझे 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लूंगा कैसे भी करके, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4 नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। इस जगह से मिल रहा है 4 नेचुरल नंबर्स का सम। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं कि इन सब प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम का रिजल्ट जो है वो यहां से मिल जाएगा, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n-1। और उसके बाद सब प्रॉब्लम के अंदर n ऐड करना है हमें, ठीक है। तो इस चीज ने, जब मैंने 5 के लिए कॉल किया, तो इस चीज ने मुझे 4 नेचुरल नंबर्स का सम ला के दे दिया होगा कैसे भी करके, और वो मैंने सब प्रॉब्लम में डाल दिया। तो अगर मुझे 4 नेचुरल नंबर्स का सम मिल गया, 1 + 2 + 3 + 4 मुझे मिल गया है, और मुझे 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो मैं बस 5 को ऐड कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। n की वैल्यू तो 5 थी, जो भी रिजल्ट मिला उसके अंदर 5 ऐड कर दिया, तो बस मेरा काम हो गया वहीं पे। तो इस तरीके से काम होता है। अब मैं नहीं कर रहा रिपीट, ठीक है प्रतीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई कह रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। कैसे बिग ऑफ n? क्योंकि आप एक ही बार तो जा रहे हो, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने अगर 2 बार भी ट्रैवल कर लिया तो स्टिल इट इज बिग ऑफ n, राइट।
आप लोगों ने अगर मान लो ऐसे किया कि एक बार नीचे गए फिर वापस एक बार ऊपर गए, चले तो एक ही बार ही, तो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन इज स्टिल कॉल्ड बिग ऑफ एन। अब यहां पर एक स्पेस भी आ जाता है, यहां पर एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आता है जो आपको दिख नहीं रही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली स्पेस भी बन रहा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करते क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सेंस नहीं बनाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये रिकर्जन जो है वो एक रिकर्सिव स्टैक बनाता चलता है, ठीक है, एक ऐसा एक स्टैक बनता रहता है जिसकी टेंशन हमें लेनी होती है, अपना कंपाइलर का काम होता है रिकर्जन स्टैक बनाना। तो क्या करता है, इसमें 5 डालता है, फिर इसमें 4 डालता है, देन 3 डालता है, देन 2 डालता है, देन 1 डालता है, और उसके बाद इनको पॉप भी करता रहता है। तो ये जो स्टैक बन रहा है ये एक्चुअली एक मेमोरी बन रही है, राइट, और ये हमारी मेमोरी के अंदर ही जमा होते जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर बिग ऑफ एन मेमोरी भी होती है रिकर्सिव सॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग फॉर लूप बना के करते हैं तो कोई मेमोरी यूज नहीं होती, लेकिन रिकर्जन का एक स्टैक बनता है जिसकी वजह से एक मेमोरी यूटिलाइज होती है, इसी वजह से यहाँ पर बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। तो ये होता है यार बेसिकली रिकर्शन। अब रिकर्शन के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं, देन कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे इसके। When a recursive call is made, new storage location for variables are allocated on the stack. As each recursive call returns, the old variables and parameters are removed from the stack. Hence, recursion generally uses more memory and is generally slow. आप क्यों चल गए? ठीक है, मैंने कब बोला सीरी? तो दोबारा समझ लेते हैं। जो मैंने आपको ऊपर चीज बताई थी ना, रिकर्जन का जो स्टैक बन रहा है, एक्चुअली वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि रिकर्जन के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज तो यही होता है कि सिंपल हो जाती है प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है, कठिन होती है, उनको अगर आप लोग इटरेटिवली करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनको करने में, ठीक है। स्टैक बनाना पड़ता है खुद का, फॉर लूप्स वगैरह बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, काफी सारे वेरिएबल्स मेंटेन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल टावर ऑफ हनोई इज अ प्रॉब्लम, जो कि रिकर्सिवली करते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाती है। या फिर अगर आप लोगों को एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसके अंदर आप लोगों को इन ऑर्डर, पी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल प्रिंट करना है, तो वो रिकर्सिवली करते हैं तो बहुत इजीली हो जाते हैं। लेकिन इटरेटिवली करोगे उनको तो बहुत ज्यादा चीजें लगनी पड़ती है, उसके अंदर स्टैक बनाना पड़ता है, फॉर लूप बनाने पड़ते हैं, वही चीज। तो इसीलिए इसका एडवांटेज सिर्फ यही है, ये एडवांटेज ये लिखा है नीचे, A recursive solution is much simpler and takes less time to write, debug and maintain. ठीक है, लिखना आसान होता है, इसको इजियर होता है लिखना, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो होती है। इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग ज्यादातर टाइम अवॉइड ही करोगे इसको, रिकर्सिव को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होता क्या कि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके जो सोल्यूशन होते हैं वो जज किए जाते हैं कि कितना टाइम वो ले रहा है कंपाइलर उन्हें सॉल्व करने में। तो अगर आप लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन था, एन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी भी बिग ऑफ एन ही है, ठीक है, रिकर्सिव की भी बिग ऑफ एन है और इटरेटिव की भी बिग ऑफ एन है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये टाइम ज्यादा नहीं ले सकता। रिकर्सिव सॉल्यूशन टाइम ज्यादा लेता है क्योंकि इसका एक ओवरहेड होता है। ओवरहेड क्या होता है भैया, कि इसको मेमोरी के अंदर, जैसे मेमोरी है ना, इस मेमोरी के अंदर इसको अपना स्टैक बना के रखना पड़ता है, ऐसा एक स्टैक बना के रखना पड़ता है इसे फंक्शन कॉल्स का। और जब आप नया फंक्शन कॉल करते हो तो एक नया फंक्शन कॉल के साथ वो स्टैक में डल जाता है, F5, उसके ऊपर F4, उसके ऊपर F3। अब ये F3 में जब चीजें डल रही है ना, तो F3 के साथ साथ और मल्टीपल चीजें भी डल रही होती है इसी स्टैक के अंदर, सारे सारे पैरामीटर्स की क्या स्टेट है, और जो भी नए नए ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं इस क्लास के अंदर इस टाइम पर, वो तो खैर हीप में डलते हैं ऑब्जेक्ट्स तो, लेकिन जो भी पैरामीटर्स होते हैं ये सब के सब स्टैक में डलते रहते हैं। और जब आप रिकर्जन से बाहर निकलते हो, जब रिकर्जन रिटर्न करता है, तो उस टाइम पर स्टैक को खाली भी करना पड़ता है। तो ये सारा सारा काम होता है कंपाइलर का। तो कंपाइलर ये एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है यहाँ पर। इसी वजह से अगर इटरेटिव तरीका जो है वो अगर 2 सेकंड ले रहा है मान लो, तो रिकर्सिव तरीका जो हो सकता है वो 3 सेकंड भी ले सकता है, जस्ट बिकॉज इसको यहाँ पर स्टैक वगैरह बनाना पड़ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? क्या कहानी चल रही है यहाँ पर? किसने कहा लास्ट पॉइंट रिपीट? लास्ट पॉइंट क्या था? बस मैंने ये बताया है कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि सिंपलर होता है कोड, ठीक है, इजियर टू राइट होता है कोड कुछ कुछ केसेस के अंदर। लेकिन क्योंकि हमें एक स्टैक बनाना पड़ता है, जब भी आप एक फंक्शन कॉल करते हो, जैसे यहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे थे, फंक्शन 5 से फंक्शन 4 में आ रहे थे, तो ये 5 का स्टैक में सारी सारी वैल्यू डली, और उसके बाद जब 4 के लिए कॉल किया गया तो 4 की भी स्टैक में वैल्यूज डली।
3 के लिए भी डली, 2 के लिए भी डली एंड देन 1 के लिए भी डली, और फिर 0 के लिए भी डली। फिर जब रिटर्न हुआ तो यहाँ से जब रिटर्न हो रहा है तो 0 वाला खाली हुआ, देन यहाँ से जब रिटर्न हुआ तो 1 वाला खाली हुआ, देन जब यहाँ से रिटर्न हुआ तो ये 2 वाला खाली हुआ। तो ये डलना स्टैक के अंदर और निकलना, ये सारा काम कंपाइलर ही कर रहा है, राइट। इसी वजह से एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल कि रिकर्सिव सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं। और साथ में मेमोरी भी ले रहे होते हैं, आपको दिख ही गया स्टैक के अंदर एक एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही होती है। यहाँ पे वही चीज लिखी है, व्हेन अ रिकर्सिव कॉल इज मेड, न्यू स्टोरेज लोकेशन फॉर वेरिएबल्स आर एलोकेटेड ऑन द स्टैक, as each recursive call returns, the old variables and parameters are removed from the stack। तो वेरिएबल्स और पैरामीटर्स जो भी होते हैं वो स्टैक में डलते आते हैं, वो निकलते भी हैं जब रिटर्न होती हैं। तो hence recursion generally uses more memory and is generally slow। ठीक है, सिंपल था। अब जरा बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम की, फाइंड द पावर ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो ये वाला आप लोग चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो यार, बहुत ही इजी है। बेसिकली आप लोगों को ए बी दे रखा है, इसका मैं कोड आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, इसका लॉजिक हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फास्ट पावर भी होता है, वो हम मैथमेटिक्स के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर आप लोगों को ए बी दे रखा है और पावर निकालना है, ए रेज़ पावर बी निकालना है, इसका मतलब है ए रेज़ पावर बी कैलकुलेट करना है। कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें ए और बी ला के दो, सपोज करो मैंने 3 और 4 ला के दिए, आपको बताना है 3 रेज़ पावर 4 विच इज 81, राइट। कर सकते हो ये, यहाँ पर लिख दिया किसी ने। इसके अंदर बेस केस क्या बनेगा, तो बेस केस भी इसके अंदर, अगेन इसके अंदर भी 2 बेस केस बन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सपोज करो इफ बी इक्वल टू 0, अगर बी 0 रखा है, सपोज करो 3 की पावर 0 निकालना है, तो वो क्या होता है, वो होता है 1, राइट। तो रिटर्न कर दो 1। सो दिस कैन बी योर बेस केस। अदरवाइज एक बेस केस ये भी बना सकते हो कि इफ बी इक्वल टू 1, तो रिटर्न कर दो, यहां का रिटर्न करेंगे, अगर बी 1 है तो क्या रिटर्न करेंगे, एन कहां से आ गया, एन तो है ही नहीं यहाँ पे, ए, यस। सो दीज टू कैन बी योर बेस केस, एनी ऑफ दीज टू, ठीक है, दिस और दिस, दोनों मत लिख देना, दिस कैन बी योर बेस केस। उसके बाद एक जनरलाइज सोल्यूशन बनाना है, मतलब एक तो पहले एग्जांपल लेना है हमें। जैसे यहाँ पर सपोज करो 3 रेज़ पावर 4 वाला एग्जांपल है, अगर मैं आप लोगों को 3 रेज़ पावर 3 ला के दे दूं, तो क्या आप लोग 3 रेज़ पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ भैया, आप मुझे कैसे भी करके 3 रेज़ पावर 3 ला के दे दो, हम इसके अंदर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 रेज़ पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक, ये प्रॉब्लम हो गई, ये सब प्रॉब्लम हो गई, उसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, सेम एज अबव, बस यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कोड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद कर सकते हो। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो आपकी आएगी बिग ऑफ बी, या फिर बिग ऑफ एन भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। बी के ऊपर डिपेंड करता है कि बी कितना बड़ा है। अगर बी 50 है तो 3 पावर 50 निकालना है तो 50 बार कॉल करना पड़ेगा, 3 पावर 10 निकालना है तो 10 बार कॉल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो बिग ऑफ एन आ रही है, लेकिन इससे आप लोग मॉडिफाई करके इसे बिग ऑफ लॉग एन भी कर सकते हो। इसे यू आर फ्री टू ट्राई कि किस तरीके से बिग ऑफ लॉग एन हो सकता है ये। बाकी हम इसे मैथमेटिक्स जब हम पढ़ रहे होंगे इसी कोर्स में आगे, तो हम देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी रिकर्जन के अंदर इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें रिकर्जन पढ़ना है। रिकर्जन के अंदर कैसे आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको हमें नहीं दिख रहा है, हमें रिकर्जन को समझना है अभी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर लेकिन हम समझ रहे होंगे, उस चीज को हम कहते हैं फास्ट पावर, और एक्चुअली यही यूजर होता है। हमारे पास ना मैथ क्लास होती है, जो मैथ क्लास हम देख रहे हैं ना, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मिन, उसके अंदर एक फंक्शन होता है मैथ डॉट पाव। उसके अंदर आप 2 नंबर पास करो तो वो बता देगा पावर, 3 पावर 4, ठीक है। चला के देख सकते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास फंक्शन होता है मैथ डॉट पाव, देख रही है। तो ये 2 नंबर लेता है, बेसिकली 2 डबल्स लेता है। यहाँ पे अगर आप निकालोगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर ये बता देगा, ठीक है, 243। तो यू कैन सॉल्व दिस, इसके अंदर जाके आप इसका कोड भी देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने कोड किया था। स्ट्रिक्ट मैथ के अंदर पाओ कंप्यूट ए रेज़ पावर बी, यहाँ देखो क्या चल रहा है। ये वाला कोड पढ़ने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
मैंने पढ़ा नहीं आज तक वैसे वाला कोड, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग तो रहा है ये। इन्होंने काफी सारे केसेस हैंडल कर रखे हैं क्योंकि इन्होंने बुलियन वगैरह बना रखा है इसे। एनीवेज, सिंपल सा कोड है। बिग ऑफ एन वाला तो जो मैंने ये वाला बताया था ना आपको, ये वाला, इसी के अंदर प्लस एन ना करके आप लोग अगर मल्टीप्लाई बाय ए करते रहोगे तो आपका हो जाएगा ये इजीली, ठीक है। इंपोर्ट हो जाती है, देखो यहाँ पर हो गई होगी मैथ क्लास इंपोर्ट, नहीं हुई, नहीं, जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। जावा डॉट यूटिल भी इंपोर्ट नहीं हो रखा। हाँ यहाँ इंपोर्ट, हाँ तो एक्चुअली आपको इंपोर्ट करनी होती है मैथ क्लास। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वाला देखते हैं, ये वाला एक अच्छा प्रॉब्लम है, फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स इन एन n क्रॉस m मैट्रिक्स, और इसको भी हम यूजिंग रिकर्जन कर सकते हैं। इसको आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, मतलब फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन रिकर्जन से हम करेंगे तो बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन आने वाला है। लॉग एन से कैसे होगा, ब्रेक चाहिए, चलो ठीक है, 10 बज रहे हैं, 10 बज के 2 मिनट पे आओ, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अहाना ने यहाँ पर कुछ लिखा तो है, और सही ही लिखा है इन्होंने लगता है। a for b will be solved as a की पावर b by 2 multiplied by a की पावर b by 2 if b is even and a multiplied by 2 if b is odd। हाँ इन्होंने ये लिखा है, ये सही लिखा है कुछ कुछ। इंग्लिश, इंग्लिश नहीं हो पाएगी यहाँ पर, हिंदी में ही है ये कोर्स, ठीक है। बता दिया गया था पहले ही कि हाँ इंग्लिश में बात वार्तालाप नहीं होंगी, हिंदी में बातें किया करेंगे हम यहाँ पे। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक यार कॉपी पेस्ट कर दो कोई। अभी तक ज्यादा लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया नहीं क्या? एक सेकेंड, यहाँ डालते हैं ये तरह, अनुज भैया युए, हाँ ये सही लिखा है इसने। कॉपी करने दो भाई, अरे अरे बात कर रहा है, कॉपी। यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर हमारा जो कोड भी जो हो रहा है वो सब के सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पाथ इन एन n क्रॉस m मैट्रिक्स, ये वाला करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। 10 बज के 2 मिनट हो गए, चलो आ जाओ वापस। बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है कि आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर n रोज हैं और m कॉलम है, सपोज करो, ठीक है। तो रोज हमें पता है, ये जो डंडियां होती हैं ये होती हैं रोज, और ये होते हैं कॉलम्स, ठीक है। ये जो खड़े खड़े होते हैं कॉलम्स होते हैं, और ये जो होती हैं ये होते हैं रोज। आप लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ से 0 0 से, और आपको जाना है इस लास्ट कॉर्नर वाली लोकेशन पे, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, और आप लोगों को बताना है कि मैं कितने पाथ्स हैं जिनसे मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। और लेकिन रूल क्या है, रूल ये है कि आप लोग किसी भी सेल से इधर राइट जा सकते हो और डाउन जा सकते हो, राइट जा सकते हो या डाउन जा सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी भी जगह खड़े हो वहां से या तो यहाँ आ सकते हो या फिर यहाँ से यहाँ आ सकते हो। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर हो तो यहाँ से आते हो आप यहाँ आ सकते हो, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हो। तो यहाँ पर जाओगे तो आपके मल्टीपल रास्ते बनेंगे, आपको बताना है कि कितने यूनिक रास्ते बन रहे हैं, ठीक है, कितने रास्ते हैं जो यूनिक है। रैट इन अ मेज प्रॉब्लम, एक्चुअली इट्स नॉट अ रैट इन अ मेज, रैट इन अ मेज इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम जो कि हम बाद में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ग्राफ के अंदर भी सॉल्व होता है, अलग अलग तरीके से सॉल्व हो रहा होता है वो। रिकर्जन के अंदर बैक ट्रैकिंग से भी सॉल्व होता है, ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। इसके अंदर रैट इन अ मेज के अंदर एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ हर्डल्स भी होते हैं बीच में, राइट। कुछ कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां पर आप नहीं जा सकते, या फिर रैट इन अ मेज प्रॉब्लम एक अलग टाइप की होती है जहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो किसी किसी रास्ते पे जा रहे हो, तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम बनती है एक्चुअली इसके अंदर, इस टाइप के अंदर एक्चुअली बहुत ही कॉमन टाइप की प्रॉब्लम है ये, कि आप लोगों को कुछ ग्रिड दे रखे है और वहां पर रास्ता बताना आपको। तो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स आते रहते हैं। यहाँ पर एक सिंपल कंस्ट्रेंट यही है कि यू कैन गो इधर राइट और डाउन, यू कैन नॉट गो लेफ्ट और अप, और सारे के सारे रास्ते ओपन है आपके पास। तो आपको बस ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पाथ्स यहाँ पर पॉसिबल है,
जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ऐसे आ सकते हो, आप लोग ऐसे आ सकते हो, ठीक है, ये एक रास्ता हो सकता है, या फिर आप लोग ऐसे आ सकते हो, ये भी एक रास्ता हो सकता है, राइट, या फिर आप लोग ऐसे भी आ सकते हो, ये भी एक रास्ता हो सकता है, या फिर आप लोग ऐसे भी आ सकते हो। तो मल्टीपल रास्ते पॉसिबल हैं यहाँ पर, हमें दिख रहे हैं ना कि ठीक है भाई आप ऐसे भी तो जा सकते थे, हाँ भाई जा सकता था, मल्टीपल रास्ते पॉसिबल हैं। आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली रिकर्शन से ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाती है, इसीलिए हम इसे करेंगे। सॉरी, रिकर्शन से ज्यादा इजी हो जाती है, इसी वजह से रिकर्सिवली इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस मोर, गूगल मैप्स हाँ गूगल मैप से समझ सकते हैं आप लोग कि गूगल मैप्स भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर तो और भी मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स लग रहे होते हैं, और उसके अंदर एक अलग ही एल्गोरिथम लग रही होती है, जो कि डायस्ट्रास एल्गोरिथम और ए स्टार एल्गोरिथम, ये सब लग रही होती है वहां पर, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, रास्ता चेंज होता रहता है, मतलब रास्ता नहीं एक्चुअली, टाइम बताने के टाइम पे ट्रैफिक चेंज होता रहता है, तो वो अलग अलग काम कर रहा होता है, वो कुछ अलग ही चीज है, ये एकदम अलग ही चीज है। एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस मोर, बेसिकली आप लोगों को मैं दोबारा बताता हूँ एक अलग एग्जांपल के साथ, तब आपको जल्दी समझ में आएगा कि सपोज करो एक रेक्टेंगल दे रखा है आप लोगों को, एक मैट्रिक्स दे रखा है, और उसके अंदर आप लोग को टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है, स्टार्ट होगा आपका यहाँ से, स्टार्ट हमेशा 0 0 से होगा या फिर टॉप लेफ्ट से होगा, और एंड कहाँ पे करना है, एंड आपको n-1 और m-1 पे करना है, या फिर आप कह सकते हो बॉटम राइट। आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ पाथ्स, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो कितने पाथ हैं, एक तो ये पाथ है, एक एक ये पाथ है, दो, एक ये पाथ है, तीन, और एक ये पाथ है, चार। तो टोटल 4 पाथ्स पॉसिबल है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ देखोगे एक 2x2 के अंदर, यहाँ से अगर आप लोगों को यहाँ जाना है तो एक ये पाथ पॉसिबल है और एक ये पाथ पॉसिबल है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 पाथ्स पॉसिबल है। ऐसे आप लोगों को n बाय m दे रखा है, n और m, n रोज है, m कॉलम्स है, तो आपको बताना है टोटल कितने पाथ्स पॉसिबल है। आप क्लियर? व्हेन टू पाथ्स आर इक्वल, पाथ इक्वल जैसा कुछ नहीं, यहाँ पर अलग अलग ही है सारे सारे पाथ यहाँ पर, ठीक है। ये जैसे मैंने 2x2 का मैट्रिक्स बनाया, इसके अंदर भी 2 पाथ बन रहे हैं, दोनों में से कोई पाथ इक्वल नहीं है, तो इसलिए 2 पाथ हो गए यहाँ पर। ऑलराइट, n-1 m-1 क्या है, n और m आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ना n और m दे रखा है, n रोज है, m कॉलम्स है, तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। इसको रिकर्सिवली समझेंगे कि कैसे आप लोग इसको प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ के इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट और एंड क्या है भाई, स्टार्ट जहां से स्टार्ट करना है, एंड जहां पर एंड खत्म करना है, ठीक है। और आपको बताना है कितने रास्ते पॉसिबल हैं। तो इसको समझते हैं, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ के, एक एक सबसे पहला है बेस केस, राइट, वही जो 3 स्टेप बताए ना आपको, वो 3 स्टेप हमेशा फॉलो करोगे तो आप लोग रिकर्जन के अंदर ज्यादा मार नहीं खाओगे। पहला है बेस केस, बेस केस कब होगा, तो भैया अगर आपको मैंने बोल दिया n1 है, या फिर अगर मैंने बोल दिया m1 है, तो तब आपका बेस केस हिट हो सकता है। कैसे होगा जरा समझते हैं। सपोज करो ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, वैलिड मैट्रिक्स है, जिसके अंदर सिर्फ एक रो है और 4 कॉलम है। तो इसके अंदर क्या है, n जो है वो 1 हो रखा है, m भले ही कितना भी हो, m 4 है यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जाना है, तो कितने रास्ते हैं, मुझे बताओ कितने रास्ते बन रहे हैं यहाँ पे। एक एक रास्ता बन रहा है, हाँ एक्चुअली एक ही रास्ता बन रहा है। आप देख सकते हो कि ना आप ना तो बॉटम में आ सकते, ठीक है, बॉटम में तो जाने का कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि एक ही रो है, तो आप सिर्फ हर जगह पर सिर्फ यहीं जा सकते हो, और यहाँ से भी आप लोग फिर यहीं जाओगे, यहाँ से भी आप सिर्फ यहीं जाओगे, और आप पहुंच जाओगे अपनी जगह पे। तो सिर्फ एक रास्ता पॉसिबल है, राइट, एक पाथ है सिर्फ, तो सिर्फ एक इसका आंसर है, क्योंकि सिर्फ एक पाथ पॉसिबल है। सिमिलरली अगर m1 है, यहाँ पे और है ये, ठीक है, सपोज करो इस तरीके का है कि एक कॉलम दे रखा है आपको, और एन जो है यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, एन 5 है, लेकिन एम जो है वो 1 है, और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है टॉप लेफ्ट से और बॉटम राइट में आना है, तो कितने रास्ते पॉसिबल हैं। डाउन साइड ओनली ओनली 1 पाथ पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
अब भी सिर्फ एक रास्ता पॉसिबल है, वन पाथ। तो दिस इज योर बेस केस यार, कि अगर n1 हो गया या m1 हो गया तो सिर्फ एक पाथ पॉसिबल है, तो रिटर्न करना है 1। तो इन दोनों केसेस में हमें रिटर्न करना है 1। ये बात क्लियर है कि अगर क्वेश्चन वाले ने आपको बोल दिया कि चलो भाई फाइंड पाथ करो, लेकिन n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1000 है, तो आप रिटर्न कर दोगे 1 कि भैया एक ही रास्ता पॉसिबल है। या फिर n की वैल्यू 1000 है, m की वैल्यू 1 है, तो भी आप रिटर्न कर दोगे 1 कि ठीक है भैया एक ही रास्ता पॉसिबल है। तो ये तो हो गया हमारा बेस केस यहाँ पर हैंडल। 1 है तो जीरो थ्रो, जीरो थ्रो समझा नहीं। मोहित क्या कह रहा है, मोहित क्या कर देना कुछ लोग अगर वो उसका समझ में आए तो क्या कह रहा है वो। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस केस हैंडल। अब दूसरा हमें निकालना है प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम, कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और सब प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअली यार बहुत इजी है समझना अगर आप लोग समझोगे तो। देखो अगर मैंने आपको बोल दिया कि सपोज करो ये आपका मैट्रिक्स है, आपको यहां से जाना है यहाँ पे, और मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे से अगर आपको यहाँ जाना है तो आप सिर्फ इस जगह पे खड़े होके, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होके सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं आपके पास, या तो आप यहाँ जा सकते हो या फिर आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि चलो मैं कैसे भी करके आपको, अगर यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया होता, ठीक है, सपोज करो इस जगह से हमने स्टार्ट किया होता, और यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको बता दिया कितने नंबर ऑफ पाथ्स पॉसिबल है, तो और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ से खड़े होकर कितने नंबर ऑफ पाथ्स पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या आप मुझे यहाँ से खड़े होकर बता सकते हो कितने नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है? क्या बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा लिखता हूँ, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ दोबारा समझना। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको यहाँ का निकालना है रास्ता, राइट, यहाँ का निकालना है कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है। मैं कहता हूँ कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया, इस 1 वाली लोकेशन से बता दिया कि यहाँ पे अगर आप खड़े होते तो कितने पाथ पॉसिबल थे, और मैंने आपको 2 का भी बता दिया कि अगर आप अगर 2 से स्टार्ट करते तो कितने पाथ पॉसिबल थे। तो मैं आपको सपोज करो आंसर 1 का ला के दे रहा हूँ, साथ में आपको आंसर 2 का भी ला के दे रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 कुछ भी नहीं है, 1 और 2 एक्चुअली सेल के नाम रख दिया मैंने, इनको एक्चुअल नंबर मत मानना। मैंने बस सेल के नाम दे दिए कि सेल नंबर 1 का आंसर दे दिया मैंने आपको, और सेल नंबर 2 का आंसर ला के दे दिया। तो क्या आप मुझे इस सेल का आंसर दे सकते हो जो एक्चुअली आंसर है? सपोज करो 0 है ये सेल, सेल 0 का आंसर आप ला के दे सकते हो? आप बोलोगे हाँ एक्चुअली ला के दे सकता हूँ, क्योंकि सेल 0 जो है ना, वो इन दो जगह ही तो जा रहा होता है, एक यहाँ जा रहा होता है, एक यहाँ जा रहा होता है। इसके अलावा तो और कहीं जा नहीं सकता ये, या तो 1 पे जाएगा या तो 2 पे जाएगा, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकता ये। तो इसका जो आंसर है वो इन दोनों को जोड़ के ही तो आता है, राइट। सेल 0 का आंसर सेल 1 के आंसर और सेल 2 के आंसर को जोड़ के ही तो आ रहा होता है। इसको एक बार और समझते हैं अच्छे से, इसको एक बार ये तो हमें, चलो मैंने आपको बता दिया, एक बार इसे और दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर मैंने आपको इसका आंसर दे दिया लाके, यहां से खड़े हो गए यहां तक जाने का आंसर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी दे दिया कि यहां से खड़े होके भी कोने तक जाने का आंसर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, इसका आंसर ला के दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, आप सिर्फ नीचे जाओगे, यहाँ जाओगे, सिमिलरली यहाँ पे जाओगे, यहाँ जाओगे, इस तरीके से आप लोग जाते रहोगे, ठीक है, ऐसे चलोगे ऐसे चलोगे। ये मैंने आपको आंसर ला के दे दिया इस जगह का। सिमिलरली मैंने इस जगह का भी आंसर आपको ला के दे दिया, क्योंकि आप नीचे जाओगे, यहाँ जाओगे, इस तरीके से मैंने आपको इस जगह का आंसर भी ला के दे दिया। तो ये वाली जो जगह है, ये जो कॉर्नर की जो जगह है, ये क्या करती है, या तो ये लेफ्ट साइड जाती है, या सॉरी या तो राइट साइड जाती है या बॉटम साइड जाती है। तो या तो यहाँ से हम राइट साइड जाएंगे या फिर यहाँ से हम बॉटम साइड जाएंगे। मैंने आपको दोनों ही साइड के आंसर ला के दे दिए कैसे भी करके। मैंने आपको बता दिया कि अच्छा यहाँ जाओगे तो ये इतने पाथ पॉसिबल है, नीचे से जाओगे तो 4 पाथ पॉसिबल है। सपोज करो यहाँ से जाओगे तो 4 पाथ पॉसिबल है, यहाँ से जाओगे तो 6 पाथ पॉसिबल है। मैंने आपको दे दिया कैसे भी करके। तो आप बोलोगे ठीक है मेरे पास टोटल 10 पाथ पॉसिबल है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर मिल जाएगा। ये चीज सोचने में दिक्कत हो रही है किसी को? बड़ा ही सिंपल सरल सा एक एक्सप्लेनेशन था। खुद दिमाग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि किसी जगह खड़े होके मैं सिर्फ दो ही जगह जा सकता हूँ, या तो मैं लेफ्ट जगह जा सकता हूँ या फिर मैं राइट जगह जा सकता हूँ। लेफ्ट जगह जाऊंगा तो मेरे को पता है कि 4 पाथ पॉसिबल है, राइट जगह जाऊंगा तो पता है कि चलो 6 पाथ पॉसिबल है। मेरे को इस जगह पे खड़े होकर बताना कि मेरे पास कितने पाथ पॉसिबल है, तो मैं लेफ्ट और राइट को ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 10 पाथ पॉसिबल है।
सिंपल ही तो है, सम कर दूंगा मैं, आंसर 1 प्लस आंसर 2 वही। अब इसी को हमें करना है जनरलाइज, इसी को हमें करना है कोड, राइट। इस बार लेकिन हमारे पास एक पैरामीटर नहीं है, इस बार हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है n एक है m। तो हमारा जो जनरलाइज सॉल्यूशन बनेगा वो n और m के बेसिस पर बनेगा। बताता हूं कैसे। तो ये तो हमारा एक सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने देखा चलो ठीक है। थर्ड स्टेप में एक्चुअली हम काम कर रहे होते हैं कि अगर मुझे आंसर या फिर f बोल लेते हैं, f ऑफ n माइनस वन m दे रखा है और साथ में f ऑफ n m माइनस वन दे रखा है, तो क्या मैं f ऑफ n m निकाल सकता हूँ? हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो। इन दोनों को बस ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज द जनरलाइज सॉल्यूशन। इससे आप लोग अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बार इसको मैं कोड करता हूँ और फिर एक बार अलग तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ। जो लोग बच गए, वैसे तो ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जो लोग बच गए उनको उसके बाद समझ आ जाएगा। स्टैटिक इंट काउंट पाथ्स इन ए मैट्रिक्स, n रोज हैं या फिर इंट n ही लेते हैं, n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले तो बेस केस लिखते हैं। बेस केस मैंने आपको बताया था कि जब n1 हो जाए या m1 हो जाए, ठीक है, ये देखो बेस केस ये रहा, जब इधर n1 है या m1 है तो ये हमारा बेस केस होता है। उस केस में हमें पता है 1 रिटर्न करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ पॉसिबल है। तो अगर क्वेश्चन वाले ने कभी दे दिया आपको कि n1 है या फिर m1 है, आपको रिटर्न करना है 1, ठीक है। अदरवाइज आप लोग राइट साइड से निकालो क्या आंसर आता है। राइट साइड से, राइट साइड का आंसर कितना आएगा? अगर हम राइट साइड गए तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हम हमारे पास पहले थी m कॉलम्स, लेकिन अब हमारे पास m माइनस वन कॉलम्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। राइट साइड जा रहे हैं तो m माइनस वन कॉलम्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो काउंट पाथ n तो n ही रहेगा, लेकिन एक कॉलम कम हो जाएगा, राइट। m माइनस वन के लिए हम कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली एक सपोज करो डाउन साइड आंसर निकाल रहे हैं। अगर हम डाउन जा रहे हैं, तो अगर हम डाउन जा रहे हैं तो हमारे पास पहले n रोज थी, तो अब n माइनस वन रोज बचेंगी। m अभी भी रहेगा, राइट, m कॉलम्स ही रहेंगे, लेकिन एक रो कम हो जाएगी, तो n माइनस वन रोज लेकिन m कॉलम्स। तो हमने राइट साइड से भी आंसर निकाल लिया, कुछ हमने डाउन साइड से भी एक आंसर निकाल लिया। अब हमें करना है क्या, इन दोनों को ऐड कर देना है और रिटर्न कर देना है। तो राइट साइड आंसर प्लस डाउन साइड आंसर को हमने ऐड करके रिटर्न कर दिया, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा कोड होगा, इसको हम रन करके देखते हैं। मुझे बताओ 2/4 के लिए कितना आंसर आएगा? अगर 2 रोज और 4 कॉलम है तो कितना आंसर आएगा? अगर 2 रोज और 4 कॉलम है तो कितना आंसर आएगा? 4 कह रहे हैं लोग, 4 ही प्रिंट हुआ एक्चुअली अगर आप देखोगे तो, ठीक है, 4 प्रिंट हो रहा है। अगर 3 रोज और 4 कॉलम है तो क्या होगा? तो भैया इसी के लिए तो कंप्यूटर बना है कि ताकि हमें बैठ के पेन पेपर से ना करना पड़े। तो 10 रास्ते बनेंगे। एक बार इसको ड्राई रन करते हैं अच्छे से, तब आपको और क्लियरली समझ में आने वाला है, ठीक है। एक बार इसे ड्राई रन करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो भाई, अब जरा समझो, ड्राई रन करते टाइम पे समझ लो इसे। वैसे तो मैं कहता हूँ कि रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पर छोड़ दिया करो, लेकिन कभी कई बार अगर दिमाग के ऊपर से चीजें जा रही हो तो एक बार ड्राई रन भी कर लिया करो, ठीक है। यहाँ ड्राई रन करते हैं, समझ में आएगा। सपोज करो 2 रोज हैं और सॉरी 4 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो हमें पता है n कितना है, n तो है इसके अंदर 4 और m है इसके अंदर 3। 4 रोज है 3 कॉलम है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने क्या किया, हमने चेक किया क्या हमारा n वन है या m1 है। हम बोलेंगे नहीं, n तो 4 है और m भी 3 है। तो हमने कॉल कर दिया इस फंक्शन को। आपको याद होगा ये फंक्शन जब कॉल होता है तो पहले कॉल होता है राइट साइड के लिए, राइट। हमने राइट साइड के लिए कॉल कर दिया इसे। अब हम राइट साइड के लिए कॉल करते हैं, तो हमने
इस साइड के लिए कॉल कर दिया, तो इस साइड के लिए हम कॉल कर रहे हैं तो हम m-1 कर दे रहे हैं। तो n तो यहाँ पर 4 है, पहली वाली वैल्यू 4 है और दूसरी वाली वैल्यू अब 2 चुकी है, ठीक है। nm इसका मतलब पहली वाली वैल्यू n है और दूसरी वाली वैल्यू m है। 4 3 से 4 2 के लिए कॉल हो गया ये फंक्शन। अभी दोबारा चेक करेगा कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 है, नहीं कोई भी वैल्यू 1 नहीं है, तो ये वाला फंक्शन दोबारा से राइट साइड के लिए कॉल कर देगा, राइट। इस फंक्शन ने भी दोबारा से राइट साइड के लिए कॉल कर दिया। अब ये तो रहेगा 4 ही, लेकिन m-1 करके कॉल कर रहा है, राइट। तो 2 - 1 विच इज 1, यहां देखो m-1 के लिए कॉल हो रहा है, राइट। m-1 तो पहले m था, वहां पे 2 के लिए कॉल हो जाएगा विच इज 1। तो इस फंक्शन ने 1 के लिए मतलब 4 1 के लिए कॉल कर दिया। अब जब इसने 4 1 के लिए कॉल किया तो इसने चेक किया कि चलो m1 हो गया, m1 हो गया, तो इसका मतलब अगर इस सेल पे आप पहुंच गए हो तो यहां से सिर्फ एक ही रास्ता पॉसिबल है, एंड विच इज डाउन, राइट। अगर किसी भी तरीके से आप इस सेल पे पहुंच जाते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता पॉसिबल है, विच इज दिस वे। तो ये सेल क्या करेगा, इसे 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये रिटर्न करेगा इसे 1। ये चीज क्लियर? क्या ये चीज क्लियर कि ये सेल इसे 1 रिटर्न कर रहा है? यस। क्यों 1 रिटर्न कर रहा है? क्योंकि इस जगह से 4 1 से सिर्फ एक ही रास्ता पॉसिबल है, विच इज गोइंग डाउन। हमने देखा भी था, अगर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम बचता है तो सिर्फ डाउन ही आ सकते हो और एक ही रास्ता पॉसिबल है। तो चलो इस वाले सेल ने बोल दिया इस पिछले वाले सेल को कि चलो मेरे साइड से तो आपको राइट साइड आके तो 1 मिलेगा। ये बोलेगा ठीक है, राइट साइड से 1 मिल गया, अब लेकिन मुझे बॉटम साइड भी जाना है और बॉटम साइड के लिए भी कॉल करना है, राइट। तो अब ये इधर से इधर आएगा, तो जब बॉटम के लिए कॉल करता है तो ये n की वैल्यू को कम करता है, m सेम रखता है, तो ये n की वैल्यू कम करेगा 3 और m सेम रखेगा 2। अब ये वाला फंक्शन भी सेम काम करेगा, अपने राइट साइड के लिए कॉल करेगा पहले तो। अब राइट साइड के लिए कॉल करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1। अब अगेन ये 1 हो गया तो ये इसको 1 रिटर्न कर देगा, तो बोलेगा भैया 1, कि मेरे पास से भी एक ही रास्ता पॉसिबल है नीचे जाके। तो यहाँ से तो 1 मिल गया इसे, लेकिन अब ये अपने नीचे वाले के लिए कॉल करेगा। ये भी सेम, ये 3 2 से हो जाएगा 2 2, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1। 2 1 जो है वो 1 रिटर्न कर देगा इसे, और ये अपने नीचे भी जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 2। 1 2 जो है इसको रिटर्न कर देगा 1। क्यों 1 रिटर्न कर रहा है? क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई, और n की वैल्यू 1 है तो भैया एक ही रास्ता पॉसिबल है, यहाँ जाके राइट जाके। तो इसको दो साइड से 1 मिल रहा है, इस 2 2 वाले सेल को दो साइड से 1 मिल रहा है, एक इस साइड से राइट साइड से भी 1 मिल रहा है और नीचे की साइड से भी 1 मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1 + 1 विच इज 2। तो ये सेल, अब अगला पेन ले ले रहा हूं, ये सेल रिटर्न करेगा 2, ठीक है। 2 2 वाला सेल बोल रहा है कि मेरे पास अगर कोई बंदा खड़ा है तो वो दो रास्ते से जा सकता है, और एक्चुअली ये पॉसिबल भी है, ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर ऐसा एक सेल है इसमें आप यहाँ खड़े हो तो सिर्फ दो रास्ते पॉसिबल है, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। वही ये 2 2 सेल रिटर्न कर रहा है, राइट। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो 2 2 के लिए दिया गया था आपको, तो वो आपको 2 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वहां से सिर्फ दो रास्ते पॉसिबल है। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको दिख रहा है कि चलो मुझे राइट साइड से तो मिला था 1, बॉटम साइड से मुझे मिल रहा है 2, तो मैं रिटर्न करूंगा 3, 1 + 2 विच इज 3। तो ये 3 रिटर्न करेगा, 3 2 वाला सेल जो है 3 रिटर्न करेगा। अब 4 2 वाला सेल बोलेगा ठीक है, मुझे राइट साइड से मिल रहा था 1, बॉटम साइड से मुझे 3 मिला है, तो मैं यहाँ से 4 रिटर्न कर दूंगा। तो ये एक्चुअली इसे 4 रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है भैया, 4 इसे मिल गया। अब क्या करेगा, ये राइट साइड का तो काम हो गया इसका, अब ये बॉटम साइड जाएगा और इसके लिए कॉल कर देगा। तो बॉटम साइड जब जाएगा तो n-1 करके जाएगा, तो 4 - 1 विच इज 3, m तो 3 ही रहेगा, 3 3 के लिए कॉल कर देगा। अब ये जो है ये अगेन अपने राइट साइड के लिए कॉल करेगा, तो राइट साइड वाला जो है 3 2 वो भी सेम काम करेगा, दोबारा से सेम काम दोबारा रिपीट होगा। यहाँ पे कुछ डीपी जैसा मैं लगा नहीं रहा, कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही, दोबारा से सेम काम कॉल होगा। 3 2 के पास जाएगा, 3 2 वाला 3 1 के पास जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो 3 2 वाले ने जो ऊपर रिटर्न किया था वही सेम चीज इसको भी रिटर्न कर देगा, 3 ही रिटर्न कर देगा। कि 3 2 वाले का तो काम ये है ना, ये बताना कि अगर 3 2 वाले सेल पे आप हो तो वहां से 3 रास्ते पॉसिबल है। तो इसने तो इसको ये 3 रिटर्न कर दिया, ठीक है, इसको 3 रिटर्न कर दिया। इसने बॉटम वाले के लिए भी कॉल किया होगा, बॉटम साइड वाले ने राइट साइड के लिए कॉल किया होगा, बॉटम आएगा तो हो जाएगा 2 3। तो 2 2 वाले ने रिटर्न किया होगा इसको वही जो ऊपर किया था 2, यहाँ तो 2 दे दिया, लेकिन इसने अपने नीचे भी कॉल किया होगा। नीचे वाले सेल ने इसको बोल दिया कि ठीक है, अगर आप 1 3 पे आ गए हो तो यहाँ से सिर्फ एक रास्ता पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से इसे मिला 1 और यहाँ से मिल रहा है इसे 2। अब मैं अगला पेन ले ले रहा हूँ,
तो यहाँ से मिला 1 और यहाँ से मिला, मतलब बॉटम से मिला 1 और राइट साइड से मिला 2, तो ये रिटर्न करेगा ऊपर 3। ठीक है, अब 3 3 वाला सेल बोलेगा ठीक है मुझे राइट साइड से भी 3 मिल रहा है, बॉटम से भी 3 मिल रहा है, तो मैं 6 रिटर्न कर दूंगा। 3 + 3 विच इज 6, तो मुझे यहाँ पर 6 मिल रहा है। तो 4 3 वाला सेल बोल रहा है ठीक है मुझे राइट साइड से 4 मिला, बॉटम से 6 मिला, तो मैं 4 + 6 विच इज 10 10 बाहर रिटर्न कर दूंगा कॉलिंग फंक्शन को, तो मेरा आंसर हो जाएगा 10। अब क्लियर? और इसी चीज को अगर आप लोग चला के देखोगे, 4/3 का सेल अगर आप लोग बना के देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा 3/4 कह लो या 4/3 को कह लो, एक ही बात है, क्योंकि सिमेट्री तो मेंटेन है ही, तो हमारा 10 ही आंसर आने वाला है। इसी वजह से ये 10 आंसर आ रहा है। मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया रिकर्जन कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, ऐसे खोल के करते रहोगे तो आपका काफी टाइम निकल जाएगा, इतना नहीं करना होता। अगर हमें दिख रहा है कि ठीक है छोटे मोटे सॉल्यूशन से हमारा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, तो डीप में हमें नहीं जाना होता। इसी को हम कहते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, कि आप लोग एक भरोसे की छलांग, किसी बंदे ने कहा यहाँ पे भरोसे की छलांग लेते हो, तो वही होता है एक्सटेंड। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा। एक्सपोनेंशियल, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या भैया? n⁻n। ठीक है, बहुत ही बकवास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ये बड़ा बड़ा n और m होगा तो बहुत जल्दी आप लोग इसके अंदर से बाहर निकल जाओगे। कैसे कैसे आ रही है? तो बेसिकली देखो यार, मैं बताता हूँ आपको। आपने जब यहां से कॉल किया 4 3 से, तो 4 3 के लिए आपने 4 2 को कॉल किया। मैं आपको बताता हूँ, 4 3 के लिए आपने 4 2 को कॉल किया और 3 3 को कॉल किया, राइट? अच्छा सॉरी, 2⁻n, बिग ऑफ 2⁻n। फिर 4 2 से आपने कहाँ कॉल किया? 4 2 से आपने 4 1 कॉल किया और 3 2 को कॉल किया। सिमिलरली यहाँ से आपने 3 3 से आपने कहाँ कॉल किया? 3 2 को कॉल किया और 2 3 को कॉल किया। तो इस तरीके से आप लोगों को बस कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने स्टेप्स बन रहे हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो आपके ये नीचे तक ये n तक जा रहा है और हर जगह पे आप लोग 2 में टूट रहे हो। ठीक है, आप लोग सम करोगे तो इसका पूरा टोटल स्टेट्स का आएगा 2⁻n ही सम। ये तो हमने देखा है सम कैसे निकाला जाता है। टोटल ये n स्टेप्स बन रहे हैं, राइट? 4 से लेकर n स्टेप्स बनेंगे ये। हर स्टेप पे आके आप 2 में तोड़ रहे हो। अगर आप लोग टोटल सम निकालोगे कितने यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स बन रहे हैं, अगर n हाइट दे रखी है तो 2⁻n ही हाइट निकल के आती है। बेसिकली 1 + 2 + 2⁻2 + 2⁻4 + 2⁻3 + 2⁻4, ऐसे करते चलोगे तो इसका सम जो होता है वो जीपी बन जाता है, और जीपी से हमारी 2⁻n आती है। क्लियर? इसको आप लोग ऐसे ना करने के बजाय डीपी लगाओगे, तो डीपी से तो और इजी हो जाएगा। डीपी में क्या होता है कि जितनी इसके अंदर स्टेट्स हैं उतने ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो बेसिकली बिग ऑफ n क्रॉस m, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स बना लोगे, उस मैट्रिक्स के अंदर स्टेट्स रखते चलोगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाता है, उस मैट्रिक्स के अंदर आप लोग सॉल्व रखते चलोगे ताकि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 3 2 के लिए 2 बार कैलकुलेट हुआ जा रहा है। खैर ये हम डीपी में पढ़ेंगे बाद में, कि 3 2 के लिए आप 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसा ना कैलकुलेट करके आप लोग इसको एक डीपी वाले मैट्रिक्स में डाल दोगे, सो दैट बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े इसे। तो जितनी भी यहाँ पर टोटल स्टेट्स बन रही है उतने में सॉल्व होगा। ये ड्राई रन ही तो किया मैंने, कौन कह रहा ड्राई रन करो? यहाँ पर ये ड्राई रन ही तो था। यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, टोटल मिला के 10 आ रहा है। दैट्स हाउ। ऑलराइट, इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कुछ कुछ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, लेकिन ठीक है। चेक इफ एन एरीज पैलिंड्रोम, ये तो कर लोगे। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ये भी कर लोगे। वैसे ज्यादातर कर ही लोगे। जीसीडी वाला हो सकता है कि ना हो, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जीसीडी यूक्लिडियन फॉर्मूला पढ़ो एक बार जाके। जीसीडी क्या होता है ये भी जानो क्या होता है, और जीसीडी यूजिंग यूक्लिड फॉर्मूला पढ़ो। वैसे इसको हम मैथ के अंदर भी पढ़ेंगे जब हम मैथ कर रहे होंगे। एंड देन रिकर्जन की प्रॉब्लम्स जितनी भी हो सके इजी वाली स्टार्ट कर दो करना। इजी वाली रिकर्शन रिकर्शन प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दो, एंड देन हम बाद में मीडियम प्रॉब्लम्स भी करेंगे और हार्ड प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे थोड़ी थोड़ी। एंड देन हम बैक ट्रैकिंग मूव करेंगे। बैक ट्रैकिंग भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है।
डिस्कॉर्ड सर्वर बन गया क्या यार? डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं बना। डिस्कॉर्ड की बातें चल रही हैं लेकिन मुझे भी टरकाया जा रहा है। मैं बात करता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। इसी के साथ ही हमारी संडे को डाउट क्लास होगी। इस वाली डाउट क्लास के अंदर हम काफी सारे डाउट्स ले रहे होंगे। हमारे एरेस के अंदर भी जो डाउट्स रह गए थे वो भी ले लेंगे, और जो अभी रिकर्जन आज की क्लास में स्टार्ट हुआ है, इसकी क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो भी ले लेंगे, ठीक है? तो रिकर्जन और एरे काफी सारी लंबी क्लास रहेगी। 7 बजे से ले लो, नहीं स्टार्ट तो मैं उतने बजे करने वाला हूँ, 9 बजे ही। 9 बजे से लेकर लेकिन हम 11-12 बजे तक जा रहे होंगे, तो 9 से 12 3 घंटे क्लास, ठीक है? 9 से 12। इस क्लास के पीडीएफ अभी मिल जाएंगे आपको हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली उसके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। इसी के साथ चलते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। डाउट्स हम फिर सीधा वहीं लेंगे, ठीक है? 9 से 12 वाली क्लास के अंदर ही, ठीक है? फिर मिलते हैं। कोड दिखाओ यार, कोड तो आपको गिटहब पे मिल ही जाएगा, ये वाला कोड है, ठीक है? चलिए फिर चला जाए। आई होप आपको मजा आया हो आज की क्लास में। आज मैंने एक लिंक्डइन में पोल भी डाला कि कुछ भी करो बस मजा आना चाहिए। तो चाहे कुछ भी करो मजा आना चाहिए। अगर मजा आ रहा है तो फिर सही है, लाइफ सही जा रही है। छोटी सी लाइफ है, उसके अंदर भी मजे नहीं किए, स्ट्रेस लेते रहे तो फिर तो हो गया काम। चलो बाय बाय, मिलते हैं। ओके।